आ जाओ। अब ये जो क्लास है ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? 8 बजे वाले बैच को देखते हैं, नया बैच देखें या नहीं? भाई एक बार वो वाला बैच पूरा कर लो, फिर कोई और बैच देखने की जरूरत नहीं है। बस ये वोकैब वाली क्लासेस यहाँ देख लिया करो, वोकैब वगैरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ देख लिया करो, बाकी क्लासेस वहां देख लिया करो, उसके बाद बार बार कोई लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब इधर उधर के कमेंट अब छोड़ दो, अब जो मैंने बात करनी थी वो हो चुकी है, लास्ट में करेंगे बिल्कुल बात, ठीक है? या फिर मैं बीच में बता दूंगा, वो आप ये फीस कितनी और ये सब आप देख लेना भाई, अनअकैडमी की वेबसाइट पे या अनअकैडमी के ऐप पे जब आप कोर्स बाय करने की कोशिश करोगे तो मुझे लग रहा है 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है 5400 के आसपास का है। AVS10 जब आप कोड लगाएंगे तो 5400 के आसपास का आपको पड़ता है। चलो अब क्लास शुरू कर लेते हैं अपनी, ये बाकी बातें अब लास्ट में करेंगे। आ जाओ, आ जाओ इस पे। कहाँ चला गया कर्सर यार? ये रहा। चलो जी, समझना सबसे पहले तो ये समझो कि ये वाली चीज पेपर में कैसे आती है, ये वाली चीज पेपर में कैसे आती है। अरे ये विनोद विनोद मान जाओ यार, पढ़ने आए हो कि क्या करने आए हो? या तो तुम एक काम करो, सारे एक एक बार विनोद विनोद लिख लो, हाँ सारे लिख लो, सत्यवीर पर लिख लो एक बार अच्छे से, सारे लिख लो, तुम अपनी संतुष्टि कर लो एक बार अपनी संतुष्टि कर लो। 10-20 बार और लिख ले पार्थ, 10-20 बार और लिख ले। अगर इससे तेरे सिलेक्शन में कोई मदद मिल जाएगी या तेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा तो 10-20 बार और लिख लो। हाँ बढ़िया, और 10-20 बार और लिख लो। कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कितने वेले बालक आते हैं यहाँ पे, कितने खाली हैं देखो, कितने खाली हैं, जीवन में कुछ करने कराने को जैसे बचा ही नहीं है इनके पास। चलो भाई 20-30 बार अब और कर लेना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि अब मैं क्लास कर रहा हूं शुरू, और इसमें जिसको जो कमेंट करना है, जिसको जो कमेंट करना है वो करते रहो, किसी को कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। जिसको क्लास देखनी है, कुछ सीखना है, समझना है, मोस्ट वेलकम। जिसको अपना टाइम खराब करना है 50 बार कमेंट करते रहो, ठीक है? करते रहो, आप लगे रहो, एक भी कमेंट का आप रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं इस काम को करता हूँ, एक काम करता हूँ, फोन जिसमें मैं कमेंट देखता था उसको ही उधर मोड़ रहा हूँ, उसको मैंने उधर मोड़ दिया। लो, अब मुझे ना तो कमेंट दिख रहे, अब आपकी मर्जी है, आप करते रहो, ठीक है? अब मैं अपनी क्लास कर रहा हूं भाई शुरू। ये वर्ड्स हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो आखिर ये आएंगे कैसे पेपर में, ठीक? अब या तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे, करेगा क्या उसके अंदर, इस कोई मीनिंग देगा ऊपर, कोई मीनिंग देगा ऊपर और 4 ऑप्शन दे देगा, 2 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन देगा, और उनमें जैसे कोई मान लो वर्ड है, कोई वर्ड है, उसने उसने मीनिंग दे दिया, ठीक है? मान लो उसने उस ऐसा कुछ मीनिंग दे दिया कि एक्सक्लूड करना, वर्ड यूज टू, मतलब ऐसा कुछ मीनिंग दे रखा है जो एक्सक्लूड करने के काम आता हो, ठीक है? को छोड़कर जिसका मीनिंग हो, ठीक? अब हुआ क्या, उसने चारों वर्ड लिख दिए, एक्सेप्ट 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 ऐसे करके, एक्सपेक्ट, सारे ये तीनों चारों वर्ड लिख दिए। तो बच्चे को कुछ ना कुछ आइडिया तो था कि ऐसा वर्ड क्या है, लेकिन वो इनमें फंस के रह गया, इन चारों में ही कंफ्यूज हो गया। कुछ आ रही है बात समझ में? तो एक तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, है ना? और दूसरा तरीका है इसका एरर वाला, दूसरा तरीका है इसका एरर वाला। उसके अंदर क्या होगा, सेंटेंस के अंदर दे रखा होगा, ये वाला वर्ड यूज कर रखा होगा, और उससे क्या हो जाएगा कि उसके अंदर यूज होना था एक्सेप्ट, और उसने यूज कर दिया एक्सपेक्ट या फिर एक्सेप्ट, तो उससे मीनिंग गलत हो रहा है। कुछ आ रही है बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली आपको दो तरीके से इस पे सवाल पूछा जा सकता है। एक तो इसका तरीका हो गया पूछने का, क्या, एरर में इसको पूछ लेना। दूसरा तरीका, दूसरी या जगह कहां पे इसको पूछा जा सकता है, वो जगह हो गई आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? अच्छा, अब सर, अब देखो कई भी बच्चों की ना उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं। सर आज की क्लास में आप सारे के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड करा दोगे क्या? आज की क्लास के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड में दिक्कत होगी क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने आज की क्लास में करा पाऊं उतना बहुत है, जितने नहीं करा पाऊं और आप करते रहो, जितनी मर्जी बार करते रहो, और जगह से करते रहो, जो आपको मिलते जाए उनको नोट करते जाओ। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो मैं उनको बता देता हूं कि क्या करना है। कई बार क्या होता है ना, बच्चा पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि करेक्ट वे क्या है, मतलब वो स्ट्रेटजी नहीं है उसके पास। देखो मैं, अगर मेरा छोटा भाई है, वो कह रहा है कि भाई मुझे वोकैब तैयार करनी, मैं कैसे करूं?
ठीक है, तो पहले भी अपन एक दो बार बात कर चुके हैं कि हाउ टू बिल्ड वोकैब कैसे करते हैं, नेमोनिक्स बना के, रूट वर्ड, वो सब, है ना। अब अगर मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात करूं, इन वर्ड्स की बात करूं, तो वो अगर वो मुझसे पूछे क्या भाई मैं ये वीडियोस देखूं क्या, टीचर्स की वीडियोस देखूं क्या, मैं कहूं हाँ देख ले। अच्छा, जब टीचर्स की वीडियो देख रहा होता हूं तो उसके बाद उसको रिवाइज करूं क्या, बार बार नोट्स बनाऊं क्या उनके। एक कंफ्यूजन है, बच्चे को पता ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि आजकल एक वो नया भी तो चल रहा है ना, क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, ये वादा है मेरा, दोबारा वीडियो देखने की नहीं पड़ेगी जरूरत, वो सब भी चल रहा है ना आजकल। तो सिंपल सी बात ये है, भाई के नाते बता रहा हूं, मानना ना मानना आपका काम है। ठीक, अभी 2 घंटे की क्लास है, पहले ही बता दूं कि करना क्या है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वीडियो देखते रहो, साथ साथ कोशिश करते रहो इन हर एक वर्ड पे अपने दिमाग में एक सेंटेंस बनाने की। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल, ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट रोहन वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, लेकिन अपने माइंड में एक सेंटेंसेस, मतलब कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाते रहो। पहली चीज जो पढ़ने वाले बच्चों को करनी। दूसरी, जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आप क्या कर लो, साइड पे कॉपी लेके बैठ जाओ। अगर मान लो बहुत बच्चे होंगे जिसको ये वाले वर्ड देखो आते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये सारे आते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई 15 नंबर पे ऐसे 3 वर्ड थे जिसमें आप कंफ्यूज हो, जो आपने पहले सुन ही नहीं रखे, तो अपनी कॉपी में लिख दो 15 नंबर। अभी साइड पे हल्का सा नोट करके रख लो, पेन से कहीं भी लिख दो 15। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो क्या करना, आप वो वाले जो वर्ड का जो नंबर है, उस पे जो वर्ड थे उसको वीडियो का आगे स्क्रॉल करके उसको ले जाना और अपनी डायरी में चढ़ा लेना। ये है करेक्ट तरीका वीडियो देखने के बाद क्या करना चाहिए। समझ आ गया। वीडियो में पूरा इन्वॉल्व रहो, इसको पूरे वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे सेंटेंसेस वगैरह बनाते रहो, और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो जो जो वर्ड आपको ऐसे लगे जो मुझे पहले से नहीं आते थे, मैंने कुछ नया सीखा है, उनको अपना डायरी के अंदर नोट कर लेना। कहानी आ गई समझ में। ये वाला काम करना है मेरे भाई। वीडियो चला रखी है क्या, एक बार चला के देखना। चलो जी, आ जाओ। पहला वर्ड है अपना एक्सेप्ट। किसी चीज को स्वीकारना। मान लो किसी ने मुझे कोई प्रपोजल दिया, मान लो किसी ने प्रपोजल दिया कि सर आप हमारी कोचिंग में पढ़ा लो, अच्छा इतने इतने आवर्स पढ़ा लेना, हम आपको ये पैकेज दे देंगे, और मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं, मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लूं, तो उसके लिए वर्ड यूज हो गया एक्सेप्ट। ये ACCEPT वाला, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस अपने माइंड में छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखो। अमन सर एक्सेप्टेड द प्रपोजल, अमन सर एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ दैट कोचिंग। अमन सर ने उस प्रपोजल का, मतलब उस कोचिंग का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया। आ रही है कहानी समझ में। और आप छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट बना सकते हो। मान लो मैंने कोई और चीज, ही एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरा गिफ्ट जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। अगला वर्ड है जी आपका, अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कुछ छोड़कर। ये प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है। देखो ये जनरली वर्ब की तरह से काम करता है, ये प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है। ये प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है। जैसे मान लो मैं कहूं सबके सब मेंबर्स प्रेजेंट थे पार्टी में राधिका को छोड़कर। राधिका को छोड़कर सबके सब मेंबर पार्टी में प्रेजेंट थे, तो क्या बोलूंगा, ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट राधिका, ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट राधिका वर प्रेजेंट एट द पार्टी। एक्सेप्ट, EXCPT का मतलब है को छोड़कर। ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट राधिका वर प्रेजेंट एट द पार्टी। राधिका को छोड़कर सारे के सारे मेंबर्स पार्टी में प्रेजेंट थे। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई उम्मीद करना, है ना। आई एक्सपेक्टेड अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। मैंने एक्सपेक्ट की थी एक बेटर परफॉर्मेंस तुमसे। अपना जो स्टूडेंट था, मान लो मुझे लगता था कि ये तो यार आराम से मेंस क्वालिफाई कर लेगा, दोनों मैथ्स इंग्लिश दोनों में 180 प्लस मारेगा, और उसके नंबर रह गए 130-40 ही एक एक सब्जेक्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एक्सपेक्टेड अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। मैंने तुमसे एक बेटर परफॉर्मेंस की आशा की थी। आ रही है कहानी समझे। सस्पेक्ट, ये तो खूब चल रहा है आजकल, संदेह करना, है ना। जैसे वो रिया चक्रवर्ती पे संदेह किया जा रहा है ना, कि उसकी डेथ में, सुशांत की डेथ में उसका हाथ है। रिया चक्रवर्ती इज सस्पेक्टेड टू हैव सम कनेक्शन विद सुशांत डेथ। ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस अपने माइंड में बनाने की कोशिश करो। सेंटेंसेस बनाने से क्या होगा, वर्ड भी आपको लंबे याद रहेंगे,
वर्ड भी आपको लंबे याद रहेंगे। और दूसरा क्या है ना, बच्चे बार बार ना मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा ना टीयर 3 आने वाला है, मुझे डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ बता दो ना सर, मुझे डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ बता दो। अब बच्चे को ऐसा लगता है कि या तो मैं कोई कोचिंग ले लूंगा जिससे मैं 1 महीने में ऐसे लेटर लिखना सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता भाई, राइटिंग स्किल आपको साथ साथ ही डेवलप करनी होती है। कोशिश किया करो ये जो वोकैब के सेंटेंसेस है इनको लिखना सीखो। देखो मैंने पिछली 1-2 क्लासों में भी आपको बताया था। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये जो जैसे कोई भी टीचर है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ और किसी की बात ही नहीं करा, एक अपनी बात कर लेता हूँ कि मान लो वोकैब के जैसे मैंने अनअकैडमी पे भी बात करूं तो कम से कम 10-12 लेक्चर ले लिए होंगे। ठीक है, 10-12 लेक्चर में मान लो एक लेक्चर के अंदर मैंने 20-30 वर्ड कराए। ठीक, तो 12 लेक्चर के अंदर मान लो 30 वर्ड कराए तो 12-3-36 360 वर्ड मैंने करा दिए। तो उससे वोकैब हो गई क्या? क्या उससे सारी वोकैब हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। समझना मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप वो अप्रोच सीखिए, आप वो तरीका सीखिए जिससे वोकैब को याद किया जाता है ना। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जब भी आप किसी टीचर की वीडियो देखें, आप करें क्या, साथ साथ अपने माइंड में सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश किया करो। और जब वो वीडियो खत्म हो जाए तो अगर आपको कोई ऐसे वर्ड लिखते हैं जो लगते हैं जो आपने नए सीखे हैं तो उनको नोट डाउन किया करो अपनी डायरी में। दिस इज द प्रॉपर वे टू लर्न। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है जी आपका ये अडेप्ट, अडॉप्ट और अडाप्ट। ये एडीईपीटी का मतलब होता है स्किलफुल। किसी काम को करने में, किसी काम को करने में अगर आप अडेप्ट हो, किसी काम को करने में अगर आप अडेप्ट हो तो आप निपुण हो, आप उस काम को करने में स्किलफुल हो। ठीक है। अडॉप्ट एक है, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया, उन्होंने अपनी मासी के लड़के को गोद ले लिया। दे अडॉप्टेड हिम, दे अडॉप्टेड या दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड, दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड। ठीक, अब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो यार। मान लो कोई हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर या कोई अनाथालय के बाहर कोई बच्चा था जो अबैंडन पड़ा था, मतलब जिसे त्याग दिया था लोगों ने। दे अडॉप्टेड द अबैंडन चाइल्ड, दे अडॉप्टेड द अबैंडन चाइल्ड, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस अबैंडन चाइल्ड को। ऐसा चाइल्ड जिसे सबने मतलब छोड़ दिया था, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट का मीनिंग क्या था? निपुण होना, मतलब वो इस काम को करने में अडेप्ट है। ही इज अडेप्ट एट डूइंग दिस, ही इज अडेप्ट एट डूइंग दिस, मतलब वो ये काम करने में अडेप्ट है, वो ये काम बहुत स्किलफुली कर सकता है। अडाप्ट का मतलब होता है ढालना, अडाप्ट का मतलब होता है ढालना, किसी चीज के किसी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, किसी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। ठीक है। जैसे जो आपने सुना होगा रेगिस्तान में जो ऊंट होता है वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह लेता है ना, क्योंकि वो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि उसको बेसिकली वो फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है ना। तो ऐसा शायद मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैंने पढ़ा है कुछ ऐसा होता है कि उसका जो हम्प होता है ना उसके अंदर मतलब बेसिकली फैट होता है बहुत सारा। उस फैट के अंदर ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर पानी की कोई टंकी होती है, बेसिकली उस वाटर को वो फैट के साथ मिक्स करके स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में। कैमल के पास ये प्रॉपर्टी होती है। अब आपने एवोल्यूशन की थ्योरी सुनी होगी, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती हैं, जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में वो रहती हैं उस वातावरण के अनुसार खुद को ढालती चलती हैं। तो कैमल ने अडाप्ट कर लिया, कैमल ने अडाप्ट कर लिया, कैमल ने ढाल लिया, किसके अनुसार? रेगिस्तान के अनुसार। कैमल अडाप्टेड, द कैमल अडाप्टेड इटसेल्फ टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, कैमल ने खुद को ढाल लिया डेजर्ट के क्लाइमेट के अनुसार। आगे कहानी समझ में? तो एक है अडेप्ट, एक है अडॉप्ट और एक है अडाप्ट, सारी अलग अलग है, इनको ध्यान में रखना। बता देना यार, मेरे फोन में ना कुछ इशू आ रहा है, चल नहीं रही सही क्लास। अगले पे आ जाओ, ये बढ़िया वर्ड्स हैं देखो, अलूड और इल्यूड, अलूड और इल्यूड। देखो इसका क्या मीनिंग है? अलूड का मीनिंग क्या है? बेसिकली जब आप कहते हो ना किसी चीज की डिटेल्स दे देना, किसी चीज की डिटेल्स दे देना, जैसे प्रॉपर डिटेल्स भी देना, बेसिकली इशारा करना, हिंट में किसी को कोई बात बता देना, हिंट में कोई किसी को बात बता देना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी को कुछ कहना था, किसी को कुछ कहना, मान लो बहुत बार आपके दोस्तों में ऐसा हुआ होगा, मान लो जैसे आप बैठे हो, आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, आपकी वाइफ बैठी है, वहां पे 5-7 लोग और भी बैठे हैं, है ना। तो आप नहीं चाहते कि ये वाली बात जो है बाकी सब सुने, तो आप इशारों में कुछ बात कह देते हो। ठीक है, तो आप अल्यूड कर देते हो, आप अल्यूड करते हो, बेसिकली इशारों में कोई बात कह देना, किसी बात को समझा देना इशारों में, ये होता है अल्यूड करना। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझ लो, एक एग्जाम्पल जैसे इसका मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, जैसे कोई ये विकास दुबे वाला क्रिमिनल वाला जो सिस्टम था, उसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट था न्यूज़पेपर वगैरह में
कि विकास दुबे जो था उसने अपने जो इसके गैंग के लीडर थे, मतलब गैंग के मेंबर्स थे, उन सबको बोल रखा था कि फोन पे कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अल्यूड मत करना। मतलब फोन पे जब कन्वर्सेशन कर रहे हो तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बात मत करना। आपने ये चीज सुनी होगी, काफी बार सुनी होगी कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो गूगल से मिलके अपने ऊपर स्पाइंग कर रही है। जब भी आप फोन पे, मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे आप कोई ऐसे वर्ड लिखोगे ना, बॉम्ब, टेररिज्म, ऐसे पाकिस्तान, ऐसे 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 वर्ड्स का अगर आप बार बार यूज करोगे तो बेसिकली कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा है जो इन सब चीजों को कैच करता है और जिससे आप पे मतलब बाद में मतलब रखी जा सकती है, स्पाइंग की जा सकती है आपके ऊपर। तो वो बेसिकली उसने, ये जो विकास दुबे था, इसने अपने गैंग के मेंबर्स को कहा था कि फोन वोन पे या किसी भी जगह पे आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में कुछ अल्यूड मत करना, आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का उल्लेख मत करना। कहानी आ रही है समझ क्या कहना चाह रहा हूं? चलो जी, अगला है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है किसी चीज से बच के निकलना। इल्यूड का मतलब होता है बचकर निकलना। इल्यूड का मतलब होता है बचकर निकलना। जैसे खूब एग्जांपल बना सकते हो इस पे, तो हेलमेट पहन नहीं रखा तुमने, आगे पुलिस वाले खड़े, है ना, तो फिर क्या इलाज होता है इस सिचुएशन में? हेलमेट नहीं पहन रखा, आगे पुलिस वाले खड़े, अब चलती रोड पे बैक यू टर्न लेके भाग तो सकते नहीं, तो फिर क्या इलाज होता है? फिर हम क्या करते हैं, राइट साइड पे लगा लेते हैं। बिल्कुल लेफ्ट पे ही खड़े हो गए, वो रोड के बीच में आके तो रोकेगा नहीं, है ना। ये होती चालान से बचने की निंजा टेक्निक। बिल्कुल रोड के इस साइड पे डिवाइडर के पास लगा लेते हो और फिर चलते हो। तो बेसिकली उसने चालान को इल्यूड कर दिया, उसने पुलिस वाले को इल्यूड कर दिया। ठीक है। अब ये मत कहना कि मैं किसी ऐसे इमोरल बिहेवियर को, इलीगल बिहेवियर को प्रमोट कर रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल। मैं हेलमेट लगाता हूं जब भी बाइक चलाता हूं। ठीक, चलो अगला है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का बेसिकली देखो, एक है ऑल्टरनेटिव और एक है ऑल्टरनेट। जैसे अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे मान लो कोई कहे सर आइकॉनिक बैच में आपकी क्लास कब होंगी, आइकॉनिक बैच में आपकी क्लास कब होंगी, जैसे मैं कह रहा हूं ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन होंगी। जैसे ट्यूसडे को ही तो वेडनेसडे को नहीं होगी, फिर थर्सडे को होगी। हालांकि उसमें तो वीक में 2 ही दिन है, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बैच हो जिसमें मेरी क्लास होती हो एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो क्या हो गई? वो ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होगी, ऑल्टरनेट क्लासेस होगी। कहानी आ रही है समझ में? एक है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरा ऑप्शन, किसी काम को करने का दूसरा ऑप्शन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मुझसे पूछे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और मैं ना एसएससी की तैयारी छोड़ना चाह रहा हूँ। अब मेरे को 1-2 साल हो गए तैयारी करते हो मेरा रहा नहीं, तो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं तेरे पास? और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी दूसरे और क्या ऑप्शन है तेरे पास कि अगर तू इसकी तैयारी छोड़ेगा तो फिर करेगा क्या? दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना हाथ में। जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा था, मेरे को जॉब छोड़नी थी, ठीक है। मैंने घर पे बोला कि पापा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो अगले पूछेंगे ना व्हाट आर योर ऑल्टरनेटिव्स, मतलब ऑल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास, और क्या ऑप्शंस है, और क्या करोगे? समझ में आ रही है बात? और जैसे किसी काम को करने का कोई ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? उसी काम को करने का कोई दूसरा तरीका। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपने वो अप्लाई किया, मतलब आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जैसे मैं बात करूं, यहाँ घर आया तो मेरे को इंटरनेट कनेक्शन लगवाना था, ठीक है। तो मैंने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड वगैरह अप्लाई करा, तो मेरे को पता चला भाई उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक, तो मैंने आस पड़ोस से उनसे पूछा कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, और क्या ऑल्टरनेटिव्स करवा सकता हूँ? तो उसने कहा भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे वाईफाई वाला है, उससे जाके बात कर ले। अच्छा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? और ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस होता है ऑल्टरनेटिव। एक है ऑल्टरनेट और एक है ऑल्टरनेटिव। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं भाई के नाते, ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक वीडियो देख लो, 100 वीडियो देख लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको करनी पड़ेंगी चीजें, मतलब सिस्टमैटिकली का मतलब क्या है कि सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो के साथ साथ अपने दिमाग में उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। अगर सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तो फिर वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ये वर्ड अभी याद है, 2 मिनट याद है, 5 मिनट याद है, बाद में इनको भूल जाओगे। पहली बात आई समझ में। दूसरी बात कि आखिर सर इसके नोट्स बनाने के नहीं बनाने, जब वीडियो खत्म हो जाए, जैसे अब फॉर एग्जांपल आपको ये 4 नंबर पता था, 1 और 2 पता था, 3 नंबर आपको नहीं पता था। लेट्स से आपको ये जो 3 नंबर है ये आपको नहीं पता, अपनी कॉपी में अभी लिख लो 3 नंबर, क्योंकि अभी अगर नोट करने बैठोगे तो अगले वर्ड छूट जाएंगे, है ना।
3 नंबर आपको नहीं पता, सिर्फ 3 नंबर लिख दो 3, और वीडियो को वापसी जब 2x स्पीड पे दोबारा देख लेना और इसको अपना पॉज करके जहां पे ये आ जाए और उसको लिख देना अपनी कॉपी में। ये है तरीका चीजों को करने का, चीजों को याद रखने का, चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से करने का। आ जाइए, अगला वर्ड है ऑरल और ऑरल। देखो जैसे होता ना, अब मैं अगर बात करूं तो एक डर्म, डर्म नाम से रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है स्किन रिलेटेड, है ना। डर्म जहां पे भी आ जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर, स्किन की बीमारियों को ट्रीट करने वाला। तो ये वाला जो वर्ड है ना, AUR, ऑरल, ऑरल कोई अगर डिजीज है, ऑरल कोई डिजीज है तो कान से संबंधित डिजीज है वो, कि उसको ऑरल प्रॉब्लम है। AURL, ऑरल प्रॉब्लम है, मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको, कान से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई ऐसे करके, ठीक। एक है ओरल, इसका मतलब था मौखिक यानी बोलकर। जैसे अपने स्कूल वगैरह में नहीं होते थे ओरल टेस्ट होते थे, ओरल टेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें आपको बोल के आंसर देने, रिटर्न वाले, ओरल वाले। चलो जी अगले पे आ जाओ। अगला है जी एक्सेस और एक्सेस। एक ये ई वाला एक्सेस जो होता है, इसका मतलब होता है जरूरत से अधिक, एक्सेस क्वांटिटी में है, ये तो बहुत एक्सेस हो गया, है ना। जैसे आपने सुना होगा एक्सीड भी इसी से बना है, एक्सेस और एक्सीड ये एक ही टाइप के वर्ड है। बेसिकली एक्सेस एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है और एक्सीड एक वर्ब की तरह से काम करता है। जैसे होता है ना, आपने लिखा देखा होगा पैसेज वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, वो जो टियर 3 में लिखने के लिए आते हैं, उसके अंदर लिखा होता है वर्ड लिमिट इतनी है, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, यानी ऐसे जो है वो 250 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करने चाहिए। कोई भी चीज अगर एक्सेस में है तो इसका मतलब वो बहुत अधिक मात्रा में। एक होता है एक्सेस, आपने कंप्यूटर वगैरह पे देखा होगा, एक्सेस देना, एक्सेस लेना, एक्सेस डिनाइड, है ना। ऐसे साइट पे क्लिक करते हो आगे आ जाता है एक्सेस डिनाइड, समझ रहे हो। जैसे किसी का वो पीसी आपने मतलब वो पासवर्ड, आप सोच रहे हो कि दोस्त का पीसी है, चल इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है ना। तो आपने जैसे पासवर्ड डाला, पासवर्ड गलत हो गया तो आ गया एक्सेस डिनाइड, देखा होगा ये वाली चीज। तो एक्सेस का मतलब होता है कहीं पे पहुंच, कहीं का एक्सेस मतलब, कहीं का एक्सेस मतलब उसको एक्सेस करना, जैसे उसमें एंट्री, बेसिकली वहां पे एंट्री आ रही है समझ में। चलो अब एक और एग्जांपल, जैसे ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वगैरह के लिए यूज होता है, वैसे भी यूज होता है। जैसे कोई लोकेशन है, कोई लोकेशन है, आप कह रहे हो कि ऐसे 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 वहां पे आ जाना, ठीक है। तो तुम कह रहे हो अच्छा एड्रेस तो तुमने बता दिया, वहां पहुंचना कैसे है, हाउ आई कैन एक्सेस दैट लोकेशन, हाउ आई कैन एक्सेस दैट लोकेशन मतलब मैं वो पहुंचूं कैसे। फिर वो बताएगा अच्छा यहाँ से ऐसे मुड़ जाना, अच्छा फिर ऐसे कर लेना, फिर ऐसे कर लेना। एक्सेस का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज में एंट्री लेना, किसी चीज में एंट्री लेना, वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकता है या फिर कोई रियल कोई प्लेस भी हो सकता है वो। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी आपके पास अवर्स और एडवर्स। अवर्स और एडवर्स, अवर्स का मतलब होता है कोई चीज नापसंद करना। इसके साथ आपने सुना होगा टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है। जैसे आपको आई एम अवर्स टू स्मोकिंग, इसका मतलब क्या होता है कि मैं स्मोकिंग के खिलाफ हूं, मुझे स्मोकिंग नापसंद है। आई एम अवर्स टू स्मोकिंग, ठीक है। ऐसे आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग, अवर्स टू ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कि आप ड्रिंकिंग के खिलाफ हो, आपको ड्रिंकिंग नापसंद है। कहानी आ रही है समझ में। इफ यू आर अवर्स टू समथिंग, इफ यू आर अवर्स टू समथिंग, आई एम अवर्स टू चीटिंग, आई एम अवर्स टू ड्राइविंग, आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग, आई एम अवर्स टू स्मोकिंग। अगर आप किसी चीज को लेके अवर्स हैं, अगर आप किसी चीज को लेके अवर्स हैं तो आप उस चीज को नापसंद करते हैं, यू डोंट लाइक दैट थिंग, ठीक है जी। अगला है जी आपका एडवर्स। एडवर्स यानी ऐसी कंडीशन, एडवर्स कंडीशंस कौन सी होती हैं, एडवर्स कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपके, एक तो होती है देखो फेवरेबल कंडीशंस, और एक होती है अवर्स कंडीशंस। अवर्स कंडीशंस का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशंस जो आपके बिल्कुल विपरीत है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे अभी पीछे यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आपने सुना होगा कि एक लड़का था जो गांव में रहता था बिल्कुल, है ना, और उसने यूपीएससी में 26 रैंक लेके आया वो लड़का। तो एडवर्स कंडीशंस में रहते हुए, एडवर्स कंडीशंस में रहते हुए उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसी कंडीशन जो आपके विपरीत है बिल्कुल। आ रही है कहानी समझ में। चलो एडवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट यू, एडवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट यू। जैसे एडवर्स इफेक्ट आपने सुना होगा, एडवर्स इफेक्ट मतलब कोई आपने, जैसे एक तो है ना साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जैसा ही वर्ड होता है एडवर्स इफेक्ट। मान लो आपने कोई मेडिसिन वगैरह ले ली तो आप पूछते हो ना इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, तो वही चीज है। अगर आप ऐसे भी पूछ सकते हो इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, मतलब कोई नेगेटिव या आपके विपरीत इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, ये इसका मीनिंग हो गया। अगला वर्ड है जी एडवाइस और एडवाइस। एक ये एस ई वाला है और एक ये सी वाला है, ठीक।
हिंदी इसकी होती है हिंदी सलाह देना और इसकी हिंदी होती है सलाह। बेसिकली बात ये है कि ये वाला जो एस ई वाला है ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है। ठीक, अब मुझे लगता है इतनी ग्रामर तो हर बच्चे को, हर एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को आती होगी कि वर्ब और नाउन कहाँ पे यूज होता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो आप मुझे बताना यहाँ सी आएगा कैसे। मान लो मैं लिखूं आई एडवाइज्ड, या आई एडवाइज्ड him to join his batch। मैंने उसे सलाह दी उसका बैच ज्वाइन करने की, मैंने उसे सलाह दी उसका बैच ज्वाइन करने की। आई एडवाइज्ड या एडवाइज्ड हिम टू ज्वाइन हिज बैच। ठीक है, मैंने उसे सलाह दी उसका बैच ज्वाइन करने की। अब ये हिम और ये हिज अलग अलग है, चलो मैं इसको हर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने उसे सलाह दी उस मतलब जो फीमेल टीचर है उनका बैच ज्वाइन करने की। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एस ई वाला कि सी ई वाला? इसमें क्या आएगा, ये एस ई वाला कि सी ई वाला? एस ई वाला कि सी ई वाला? चलो जी, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा एस ई वाला। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि सर यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ये हिम ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक वर्ब चाहिए। इनमें से वर्ब कौन सा है? इनमें से वर्ब है ये एस सी वाला। ये सी वाला तो नाउन होता है, नाउन की ऐसे चला सकते हो, जैसे करण नाउन है, करण की चला सकते हो, करण करंड करंड, अमन अमंड अमंड, शिफाली शिफालीड शिफालीड। ऐसे मत करो, समझ रहे हो? ये नाउन है, ये एक नाउन है सी वाला, इसकी फॉर्म्स नहीं चलती, वर्ब की फॉर्म चलती है, तो एस वाला चलेगा। कहानी आगे समझ में? ऐसा ही कुछ इनमें है, अफेक्ट और इफेक्ट। ये अफेक्ट जो है ये वर्ब है और ये नाउन है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं what are the ill effects of this medicine, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए मुझे, ए वाला कि ई वाला? ए वाला कि ई वाला? यहां पे आएगा ई वाला, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे नाउन चाहिए। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स, क्या है इसके इल इफेक्ट्स? तो यहां पे एक नाउन चाहिए, अगर नाउन चाहिए तो फिर ई वाला आएगा। और अगर मतलब मुझे ऐसा कहना हो कि उसके भाई की जो डेथ थी उसने उसे बहुत अफेक्ट किया, उसके भाई की जो डेथ थी उसने उसे बहुत अफेक्ट किया, his brother's death affected him a lot, his brother's death affected him a lot, ए से बन जाएगा। कुछ आ रही है कहानी समझ क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपको वर्ब चाहिए तो ए से बनाएं, अगर आपको नाउन चाहिए तो ई से बनाएं। अब देखो इतनी ग्रामर तो मुझे लगता है हर बच्चे को आनी चाहिए कि कहां पे वर्ब चाहिए और कहां पे नाउन चाहिए। ये नाउन जो होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, जब आपको नाउन से चाहिए हो तब ये वाली स्पेलिंग्स लगानी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन किया करते हैं, और वर्ब आपको पता ही है क्रिया होती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कहानी आगे समझ में? सेंटेंस को देखना, सेंटेंस को एनालाइज करना, सेंटेंस में देखना कि अगर आपको वर्ब चाहिए हो तो ए से बनाना, अगर आपको नाउन चाहिए तो फिर ई से बना लेना। नेक्स्ट पे आ जाइए, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है एकदम एप्ट, किसी चीज के लिए सूटेबल। अपोजिट का मतलब ए वाला जो है अपोजिट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सूटेबल, उपयुक्त। ठीक है, मान लो कि मैंने कहा कि मुझे कपड़े डालने हैं तो एक काम करो बैग ले आओ। मैंने कहा कि मुझे कपड़े डालने हैं तो एक काम करो बैग ले आओ। अब क्या है, बैग तो यार बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। मान लो मुझे 6 जोड़ी कपड़े डालने हैं, अगर बिल्कुल छोटा बैग आ जाए तो उसमें नहीं आ सकते वो, अगर बहुत बड़ा बैग आ जाए तो कैरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। मान लो मेरी वाइफ एक बिल्कुल सही साइज का बैग मेरे को ला के दे दे, तो मैं क्या कहूंगा दिस बैग इज अपोजिट फॉर माई क्लोथ्स। कहने का मतलब दिस बैग इज एप्ट, दिस बैग इज सूटेबल, एकदम एप्ट है ये बैग। कहानी आ रही है समझ में? किसी चीज के लिए अपोजिट होने का मतलब होता है किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, किसी चीज के लिए एकदम सूटेबल होना। और अपोजिट का मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल विपरीत होना। अपोजिट वगैरह का एक तो यूज करते हैं, जैसे वो जो रोड के अपोजिट साइड पे है बैंक, रोड के या इस दुकान के अपोजिट साइड पे है बैंक। कहानी आ रही समझ में? मतलब हमारी दुकान के अपोजिट साइड बैंक, मतलब रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे बैंक है, ऐसे करके यूज करते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है, देखो एक है अपोजिट और एक है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि सामने या फिर किसी के, देखो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसको पोजीशन वगैरह के लिए यूज करते हो है ना, कि हमारी दुकान के अपोजिट उनकी दुकान है, या उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी हमारी दुकान के अपोजिट, ऐसे करके।
और अगर आपको किसी पर्सन के लिए आपने इसको यूज कर दिया, अगर आपने इसको लगा दिया किसी पर्सन के लिए, ये दोनों पर्सन बिल्कुल अपोजिट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने इसको किसी पर्सन के लिए लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ये दोनों पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है। कहानी आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। एक बार आप इनको पढ़ो। मैं ना एक्चुअली मेरे फोन में कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं इसको दूसरे कनेक्शन से एक बार ट्राई करता हूं ताकि मेरे को एक आधा कमेंट तो दिखे, क्योंकि अभी तो मुझे एक भी कमेंट दिख ही नहीं रहा है। हाँ भाई, पढ़ लिया? हाँ भी बताऊंगा, एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। राहुल अगस्त्या, इसके लिए आप ना मेरे को फेसबुक पे मैसेज करना भाई, ठीक है? चलो, ये नंबरिंग कुछ इधर गड़बड़ हो गई होगी मेरे भाई, स्लाइड कुछ इधर ऊपर नीचे हो गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? 10 के बाद ये 11 से स्लाइड होनी थी, या तो कोई स्लाइड गलती से बीच में मेरे से डिलीट हो गई, ठीक, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। और ये बार बार ऐसे, ये बार बार विनोद विनोद कमेंट करने से क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या मिल रहा है इसमें? मैं ब्लॉक कर दूं, अच्छा लगेगा तुम्हें? बताओ। समझो, पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, और अगर पढ़ने नहीं आए हो तो फिर यहाँ आए क्यों हो, है ना? कि क्या मजा आ जाएगा इसमें? कर लिया तुमने अपने मन की, है ना? एक काम कर, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर ले। अभी ये हेमंत भारद्वाज है, देखो मानेंगे थोड़ी है, इसीलिए तो मेरा कमेंट देखने का मन नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि काम के कमेंट ना 1% होते हैं, 1% होते हैं काम के कमेंट, बाकी 99% खाली क्लास डिस्टर्ब करने वाले, अपना टाइम खराब करना है, टीचर का टाइम खराब करना है, बगैर मतलब, बगैर मतलब। चलो भाई, देखो मर्जी है आपकी, आपने, अब मैंने सच बताऊं ना, मैंने कमेंट इसलिए खोले थे कि यार किसी को काम की बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो समझ में आए, उसको बोल दूं, बता दूं, कोई काम की बात करना चाह रहा हो, लेकिन ये इस टाइप के ना, बस कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अब फिर तुम पता है, काफी बच्चे कहते हैं कि सर को गुस्सा बहुत आता है, सर को गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा यार, टीचर क्लास लेने आया है, वो पढ़ा रहा है ना? और बीच में वो सोचे कि यार एक काम करें, कोई क्लास में कोई बच्चे का किसी का डाउट हो या कुछ बात करनी हो, किसी को काम की बात हो, तो उसका जवाब दे दूं, और लो ये चालू हो गए। चलो छोड़ो भाई, मैंने कमेंट ना यार, मैंने कमेंट ऑफ कर दिए, ठीक है? अब आप कमेंट करते भी रहोगे तो मुझे नजर नहीं आएंगे, आप अगर कमेंट करते भी रहोगे तो मुझे नजर नहीं आएंगे, मैंने हटा दिया, ठीक है? आपकी मर्जी, अब आपको जो करना, विनोद विनोद 1 करोड़ बार लिखना तो लिख लो हेमंत भाई, आप बहुत खाली आदमी हो, साफ आप दिखा रहे हो, ठीक है? आप एक काम करो, 10-20 बार और लिख लो विनोद विनोद, अच्छा लगेगा आपकी। चलो आ जाओ। ये कुछ नहीं यार, एक ये ट्रेंड शुरू हुआ था बेसिकली, कुछ एक स्ले पॉइंट करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने क्या करा, वो कमेंट्स पढ़ रहे थे किस टाइप के फालतू कमेंट आते हैं, ठीक है? किस टाइप के इररिलेवेंट कमेंट आते हैं,
तो उसके अंदर एक बंदा था, वो बार 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 ना अपना नाम ही कमेंट कर रहा था, हर वीडियो में अपना नाम ही कमेंट करता रहता है नीचे, विनोद विनोद विनोद। तो ट्रेंड चल गया, इसमें मीम्स बनने लग गए, है ना। अच्छा, तो चलो जो मीम्स बनाने वाले हैं उनको तो मीम्स बना के को मजा आता होगा, उनको पैसे मिलते होंगे, तो चलो समझ में आता है ना। लेकिन भाई ये अपना टाइम खराब करके एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, अभी ये देखो एक और आ गया विमलेश शर्मा, अभी ये लिखेंगे विनोद 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 50 बार। अब मैं कुछ कह दूंगा, सच बता रहा हूं, अगर मेरे सामने होता ना तो मैं तेरे को जवाब तो ऐसा दे देता बढ़िया वाला, लेकिन चलो छोड़ो, तुम सुन नहीं पाओगे, है ना। टाइम खराब मत करो मेरे भाई, टाइम खराब मत करो बगैर मतलब, और अपना पढ़ लो। आ जाओ। अब ये टेसिटर्न, लैकोनिक, रेटिसेंट, ठीक, ये तीनों के तीनों का ही मतलब, ये तीनों के तीनों का ही मतलब क्या होता है, कम बात करने वाला, कम बोलने वाला, बेसिकली कम बात करने वाला, कम बोलने वाला, यही इसके मीनिंग होता है, ठीक। लेकिन तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस, तीनों में ही हल्का हल्का डिफरेंस है। समझना क्या कहना चाह रहा हूं, देखो तीनों ही कम बोलते हैं, तीनों ही कम बोलते हैं, लेकिन तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। जैसे जो ये होता है टेसिटर्न होता है, ये बेसिकली क्या है, ये इसको कॉन्वर्सेशन में शामिल होना ही पसंद नहीं होता, इसको कॉन्वर्सेशन में शामिल होना ही पसंद नहीं होता। जैसे कोई बात चल रही है, जैसे कोई कॉन्वर्सेशन वगैरह चल रही है, 4-5 दोस्त लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, इसको पसंद नहीं है उस बातचीत में इन्वॉल्व होना, बेसिकली इसको पसंद ही नहीं किसी से बात करना या किसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाऊं, ये चीज, ठीक है। अच्छा, और अगला वर्ड है अपना लैकोनिक। लैकोनिक में क्या होता है, ये ऐसा बंदा होता है जो कम शब्दों में अपनी बात को कहता है, इसको ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस वगैरह बोलना पसंद नहीं होता है, कम शब्दों में अपनी बात को कहता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो अपनी भावनाएं किसी को नहीं बताता, मतलब बहुत कम बोलता है, जो अपने मन की जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी को नहीं बताता। देखो सबका मतलब कम बोलना ही है, सबका मतलब कम बोलना ही है, ये चीज काम आएगी आपको क्लोज टेस्ट के अंदर, ये चीज आपको काम आएगी क्लोज टेस्ट के अंदर। जब आप क्लोज टेस्ट के अंदर ये वाले तीनों वर्ड देखोगे ना, आप सेंटेंस में आप पूरा पैरा पढ़ रहे हो, मान लो पूरा पैरा पढ़ रहे हो और उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो किसी ऐसे बंदे के बारे में बताया जा रहा है जो कि बड़ा अनसोशल है, जो कि दूसरे लोगों से मिलना मिलना पसंद नहीं करता, है ना। और फिर उसके लिए एक सेंटेंस आया, फिर इनमें से कौन सा चूज करें अपन, टेसिटर्न चूज करें कि लैकोनिक चूज करें कि रेटिसेंट चूज करें, कौन सा चूज करें, फिर आप टेसिटर्न चूज कर लोगे, है ना। अच्छा, अगर किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात हो रही है जो अपने दुख वुख जो भी उसके मन में चल रहा है वो किसी को बताता नहीं है, अपने अंदर ही अंदर किलसता रहता है कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं बताता किसी को, फिर कौन सा वर्ड यूज कर लोगे, रेटिसेंट यूज कर लोगे। तीनों का ही मतलब है कम बोलना, लेकिन तीनों में हल्का हल्का डिफरेंस है। कहानी आ रही है समझ में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक वर्ब पढ़ी थी अल्यूड, अगर आपको याद हो, अल्यूड से ही बना अल्यूजन, अल्यूड से ही बना अल्यूजन, और एक है इल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिटेल्स देना, किसी चीज के बारे में हिंट देना, मतलब पूरा बिल्कुल ऐसे ब्यौरा नहीं देना, पूरा एकदम बिल्कुल ब्यौरा ना देना, ठीक है, लेकिन डिटेल्स दे देना, हल्की फुल्की को हिंट कर देना किसी की तरफ। कुछ आ रही बात समझ में। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, देखो मैं फिर बता रहा हूं, करना क्या है, ये करना है कि हर एक वर्ड पे अपने को अपने दिमाग में कुछ सेंटेंसेस सोचने, कुछ सिनेरियो सोचने, और इनमें से जो जो आपको नहीं आते वीडियो खत्म होने के बाद अपना उनको कॉपी में नोट कर देना, ये काम करना है। अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब जैसे अल्यूड से ही बना था, है ना, किसी चीज के बारे में हिंट दे देना, ये सब काम अल्यूजन, अल्यूड वर्ब था, अल्यूजन एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल समझाता हूं। आपने देखा होगा कि कुछ सिंगर्स होते हैं ना, कुछ सिंगर्स होते हैं जब वो गाने वाने लिखते हैं तो अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ हिंट देते हैं, कुछ बातें करते हैं, जैसे वो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। उसके अंदर जैसे वो कुछ हरियाणवी गाने भी होते हैं, एक वो गाना था कि कुछ पंजाबी गाना था ना, ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर, रोटियां पकाएंगी तो देखें टीवी तो सुनेंगी मेरे गाने, ऐसा कुछ करके। तो बेसिकली क्या होता है भी, आपकी जो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी प्रेमिका से कोई भी जो बातें हुई थी, बेसिकली जब आप फेमस हो गए, सिंगर बन गए, कुछ भी बन गए, तो आप क्या है, आप उन गानों के थ्रू उसको कुछ बोलना चाह रहे होते हो, उस गाने में अपने कुछ मतलब उसके बारे में कुछ हिंट्स दे रहे होते हो, है ना। अच्छा, सेक्टर 22 च रहिंदे सी उदों ए होया ओ होया, है ना। तो वो जो वो थी वो ऐसे करती थी, एक वो गाना आपने सुना होगा, कौन सा,
कि टूर मनाली देवी लाए होए आ, मैनू लगदा सी मेरे नाल शिमले हो जांदी टूर होरा ना मनाली देवी लाए होए आ। कहने का मतलब बेसिकली किसी की तरफ हिंट करो। मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी और जब होता है ना अभी वो वाला आपने जोक सुना होगा कि ये लड़की जाती है कार्ड लेने वैलेंटाइन डे पे, भैया आपके पास ऐसा कोई कार्ड है क्या जिसमें ये लिखा हो मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुम ही से प्यार करती हूँ। तो कहता है हाँ जी है। तो कहती है एक काम करो इसे 12 पैक कर दो। तो मान लो ऐसे तुम्हारे साथ कभी हो जाए कि तुम जिसके साथ तुम ये सोच रहे थे कि यही आजीवन अपनी संगिनी रहेगी, उस दिन के बाद 2-3 महीने के बाद वो तुम्हें छोड़ के चलेगी और फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे जैसे 10-20 और घुमा रही थी वो। तो समझना। अब कोई मान लो सिंगर है, कोई मान लो सिंगर है, वो किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में, देखो इसमें गलत मत समझ लेना कोई लड़कियों वड़कियों पे कोई ऐसा कोई कमेंट, लड़के ऐसे ज्यादा होते हैं मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर के खराब लड़के ज्यादा होते हैं। चलो तो समझना क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अंदर आपको करना क्या है, कहाँ चला गया, अरे यार एक्चुअली इसको मैं इरेज करना चाह रहा था, ठीक है हो गया। अलूजन पे सेंटेंस देखना, द सिंगर gave an allusion, the singer gave an allusion, the singer gave an allusion about his girlfriend in that song। ठीक है, सिंगर ने एक allusion दिया, सिंगर ने एक allusion दिया, या an allusion was there, an allusion was there about his girlfriend in his song। उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में एक allusion था उसके गाने में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में एक allusion था उसके गाने में। ठीक है जी। अगला इल्यूजन, इल्यूजन होता है बेसिकली भ्रम, इल्यूजन होना, जैसे रात को नहीं होता, रात को जब लाइट बंद होती है आपकी एकदम से नींद खुलती है, देखते हो तो ऐसे नहीं लगता जैसे ओह किनारे पे कोई बैठा है, वो कॉर्नर में कोई बैठा है, तो वो होता है बेसिकली इल्यूजन। आपको कोई ना कोई भ्रम होता है किसी के होने का, किसी चीज के होने का, वो इल्यूजन कहलाता है। देखो एक ना मूवी है सिक्स सेंस करके, आपने मूवी देखी होगी, या फिर एक मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड, उसमें उसको बंदे दिखते होते हैं ना, उसको दिखता होता है कि यहाँ पे कोई है लेकिन होता नहीं है, तो इल्यूजन, अपने माइंड में कोई भ्रम चलते रहना, वो होता है इल्यूजन। ठीक, ये बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों प्रीपोजिशंस है, बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों ही प्रीपोजिशंस है। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, मैं उस पे ऐसे 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 कमर टिका के बैठ जाऊं, ऐसे कमर लगा के बैठ जाऊं, तो आई वॉज सिटिंग बिसाइड अ ट्री, आई वॉज सिटिंग बिसाइड अ ट्री। कहानी आ रही है समझ में। कमर टिका के तो वैसे लीन अगेंस्ट हो जाता है, कमर मान लो ना टिका रखी हो। देखो मैं क्लियर कर देता हूं दोनों में, लीन में और बिसाइड में क्या डिफरेंस होता है। लीन का मतलब होता है किसी चीज के साथ ऐसे कमर लगा के झुक के बैठ जाना, जैसे आप दीवार वगैरह के साथ नहीं ऐसे आपने देखा होगा एक पैर पे दूसरा पैर से लगा के ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, तो लीन अगेंस्ट उसको बोलते हैं। अगर मैं इसकी यही काम अब पेड़ के तने के साथ ऐसे करके बैठ जाऊं तो लीन अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेड़ है, मान लो यहाँ पेड़ है और मैं यहाँ बैठा हूं, तो आई वॉज सिटिंग बिसाइड अ ट्री, मैं एक ट्री के बगल में बैठा हूं। जैसे अब ऐसा नहीं कि ट्री वगैरह ही होना जरूरी है, सिनेमा हॉल नहीं होता, सिनेमा हॉल में जैसे आप गए, हर जब भी सिनेमा हॉल की टिकट बुक करते हो हर बार सच बताओ तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आता काश काश बगल वाली सीट पे एक सुंदर सी लड़की आ जाए, है ना, आता है ना। तो a very beautiful girl was sitting beside me, a very beautiful girl was sitting beside me during the movie। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली क्या है, जब आप के बगल में ये वाला मीनिंग के देना चाह रहे हो तो बिसाइड लिखना, बिसाइड्स मत लिखना। बिसाइड्स का क्या मीनिंग है, बिसाइड्स का मीनिंग है इन एडिशन टू समथिंग, किसी चीज के अलावा, कि ऐसा करने के अलावा ये वाली चीज भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि जैसे वो बैंक वाले आते हैं तो कोई पॉलिसी उसने समझाई, को पॉलिसी आपने समझाई कि उसने कहा कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे इतना आपको रिटर्न मिलेगा, इतना आपको रिटर्न मिलेगा। बिसाइड्स दिस यू विल गेट अ मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो, कि ये जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इतना तो आपको इस पे इंटरेस्ट लिख के ये अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बिसाइड्स दिस यू विल गेट अ मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू समथिंग। बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू समथिंग, के अलावा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक है ब्रिडल और एक है ब्राइडल। एक बार देखना यार, ब्रिडल और ब्राइडल। एक है ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब होता है घोड़े की जो लगाम होती है ना, घोड़े की जो लगाम होती है उसको बोलते हैं ब्रिडल। और ब्राइडल आपको पता ही है दुल्हन से संबंधित, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल मेहंदी, ब्राइडल लहंगा, सुना होगा ऐसे, है ना। चलो
अब जैसे ये ब्राइडल बोल रहा हूँ तो इधर से ऐसे 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 नजरें ऐसे हो रही हैं, ऐसे, समझ रहे हो? क्योंकि इनको पता है मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, अच्छा लहंगे बहुत महंगे आते हैं और ये है वो है, क्या कुछ ना कुछ कटाक्ष करोगे तुम, ऐसे ऐसे पहले ही ऐसे नजरें ऊपर कर लिए ऐसे, तो बोल मत जाना ऐसे करके। चलो, तो ब्राइड से संबंधित, बेसिकली रिलेटेड टू द ब्राइड, ब्राइड से संबंधित, ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, ऐसा करके। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वर्ड है बोर, एक वर्ड है ये बोर। ये वाला जो बोर होता है इसका मतलब होता है बेसिकली वाइल्ड पिग, जो जंगली सुअर जो होता है ना उसको बोलते हैं बोर, BOAR। और एक है BORE बोर, इसका मतलब होता है बेसिकली बियर की सेकंड फॉर्म है ये। जैसे होता है ना, आई वॉन्ट बियर दिस, आई वॉन्ट बियर दिस, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ही वॉन्ट बी एबल टू बियर दैट, ही वॉन्ट बी एबल टू बियर दैट, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी की सेकंड फॉर्म है, उसी की सेकंड फॉर्म है बोर। बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर। चलो जी, अच्छा, अरे ये कुछ गलत हो गया, देखो बियर के भी दो मीनिंग होते हैं मेरे भाई, बियर के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो बियर का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, और एक बियर का मीनिंग होता है पैदा होना। बियर के भी दो मीनिंग है, एक बियर का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना और एक बियर का मीनिंग होता है पैदा होना। जैसे बॉर्न नहीं होता, आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी हम्बल फैमिली, ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, ऐसे करके। आ रही है कहानी समझ क्या कहना चाह रहा हूं? तो बियर के भी दो मीनिंग होते हैं, इनको भी देख लेना, ठीक है? इनको भी, दोनों में डिफरेंस जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना लगा लेना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। कैच कब लगाएं और होल्ड कब लगाएं? किसी चीज को पकड़ना है, मान लो किसी चीज को पकड़ना है, तो कैच कब लगाएं और होल्ड कब लगाएं? मान लो कि आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो और आपने साइड पे रेलिंग जो है, आपने साइड पे जो रेलिंग है उसको क्या बोले, उसको आपने कैच किया कि उसको आपने होल्ड किया? उसको आपने होल्ड किया। अगर मान लो कोई चीज स्टेशनरी है, कोई चीज स्टेशनरी है, अगर आपने उसको पकड़ा तो आपने उस चीज को होल्ड किया। कैच कब लगाते हो? कैच तब लगाते हो जब कोई मूविंग चीज को आप पकड़ते हो। कहानी आ गई समझ में? कोई बॉल वगैरह कैच करोगे, बॉल वगैरह को होल्ड कब करोगे? मान लो यहाँ पे बॉल पड़ी और फिर मैंने उसको पकड़ लिया तो मैंने उसको होल्ड किया। मतलब किसी ने शॉट मार रखा, फिर मैंने उस बॉल को पकड़ा तो फिर मैंने उसको कैच किया। नेक्स्ट पे आ जाओ। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, ठीक, दोनों का ही मतलब बेसिकली बचकाना होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये वाला नेगेटिव मीनिंग होता है और ये वाला पॉजिटिव मीनिंग होता है। जैसे पता होता है ना, जैसे मान लो किसी ने कोई काम किया, ये तो यार बड़ी चाइल्डिश बात थी। चाइल्डिश बात मतलब जिसको आप कहते हो ना, जैसे मान लो कोई बहुत जल्दी बुरा मान गया, आपने कोई मजाक किया, क्या है यार, इट वॉज अ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर, इट वॉज अ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर, ये क्या बात थी, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात थी, है ना? अच्छा, और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम। जैसे अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपने सुना होगा ये वाला वर्ड चाइल्ड लाइक। जैसे होता है ना, कुछ लोगों के अंदर ना बच्चे के जैसी मासूमियत होती है, मतलब कुछ दोगलापन, बनावटपन ऐसा नहीं होता। शक्ल देखते ही आपको ऐसा लग जाता है कि हाँ ये मासूम आदमी, अंदर से प्योर आदमी है ना? तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम। ये पॉजिटिव सेंस, मतलब एक बच्चे की तरह मासूम, ये इसके लिए वर्ड यूज होता है चाइल्ड लाइक। और चाइल्डिश जैसे कोई बेवकूफी भरा कोई काम होता है, कोई ऐसा काम होता है जो मतलब ऐसे होता है जैसे, यार ये तो क्या बचपना कर दिया, ये मैंने क्या बचपना कर दिया, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए काम आता है। दोनों का मतलब बच्चे की तरह ही है, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर काम आता है और ये किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने काम आता है जब आप कहना चाह रहे हो इसके अंदर बच्चे की तरह एक मासूमियत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक है कॉन्टिन्यूअल और एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है कॉन्टिन्यूअल और एक है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो रिपीटेडली होती रही है, ऐसी चीज जो रिपीटेडली हो रही है। कहने का मतलब आज हुई, फिर 3 दिन बाद हुई, फिर उसके 3 दिन बाद हुई, फिर उसके 3 दिन बाद हुई, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, जरूरी नहीं है कि 3 दिन बाद ही रिपीट हो, एक हफ्ते में हो सकती है, एक महीने में हो सकती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअल वर्क, इट इज अ कॉन्टिन्यूअल एक्टिविटी। कोई ऐसी चीज जो रिपीट हो रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, तो कॉन्टिन्यूअल बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअल। ठीक, और अगर कोई ऐसी चीज जो लगातार हो रही है तो फिर उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। देखो दोनों में फर्क है, देखो फिर बता रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहाँ काम में आ सकती हैं? ये आपको क्लोज टेस्ट में काम आ सकती हैं, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आ सकती हैं, ये आपको एरर्स में काम आ सकती हैं। ठीक, अब कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है तो वो क्या बोले कि वो उसे कहना है कि मैं लगातार 7 घंटे पढ़ा, मैं लगातार 7 घंटे पढ़ा।
तो क्या बोले, मैंने 7 घंटे की कॉन्टिन्यूअस स्टडी करी, मैंने 7 घंटे की कॉन्टिन्यूअस स्टडी करी कि मैंने 7 घंटे की कॉन्टिन्यूअल स्टडी करी। बोलो क्या बोले वो बोले कॉन्टिन्यूअस स्टडी करी। क्या बोले वो कि कॉन्टिन्यूअस स्टडी करी। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ, इनको एक बार अपने आप से पढ़ के देखो जरा। हाँ भाई देख लिए, देखो एक वर्ड है क्रेडिबल और एक वर्ड है क्रेडिटेबल। क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है, विश्वसनीय, मतलब जिसपे यकीन हो सके। जैसे आपको किसी ने कोई बात सुनाई, जैसे होता है ना कुछ लोग फेंकने वाले समझते हो, यार मैं ऐसे रोड पे जा रहा था, तो और मैंने देखा भाई, मैंने देखा आगे आ गया शेर, अब मैं क्या करता भाई, मैंने सोचा कि ये अगर मैं भागा तो ये मेरे पीछे पीछे भागेगा और कहीं ये मुझे काट ले मार दे ऐसा कुछ। तो भाई मैंने डिस्कवरी चैनल पे वीडियोस देख रखी थी और फिर मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं इसकी आंखों में ऐसे घूर घूर के देखूंगा ना तो ये शेर भाग जाएगा, है ना। अच्छा, और फिर मैंने ऐसे घूर के देखा और शेर भाग गया। तो अंदर ही अंदर क्या सोच रहे, यार इसकी बातें क्रेडिबल तो नहीं है, मतलब विश्वास करने लायक तो ये बात है नहीं। देख, दिस इज नॉट क्रेडिबल, विश्वास करने लायक तो ये बात है नहीं, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रेडिबल। ठीक है, अब ध्यान रखना एक वर्ड होता है इनक्रेडिबल। जैसे होता है ना इनक्रेडिबल इंडिया, आपने सुना है, कोई चीज इतनी बढ़िया है, कि उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपको रियलिटी है कि नहीं है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इनक्रेडिबल। देखो जनरली दोनों को अपने को है ऐसा लगता है कि क्रेडिबल इनक्रेडिबल एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा देखो इनका डिफरेंट है। अगर आपको किसी चीज पर विश्वास नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि ये चीज झूठ है, तो आप कहोगे कि ये चीज दिस इज नॉट क्रेडिबल। वहां पे इनक्रेडिबल वर्ड का यूज मत किया करो। मान लो किसी ने कोई कहानी सुनाई और आपको लगा कि यार ये वाली चीज तो विश्वास करने लायक नहीं है, तो वहां पे ऐसे मत कह दिया करो योर स्टोरी इज इनक्रेडिबल, ऐसे मत कह देना योर स्टोरी इज नॉट क्रेडिबल, ऐसे करना। वहां पे इनक्रेडिबल का ना थोड़ा मीनिंग अलग हो जाता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई चीज इतनी बढ़िया है, कोई चीज इतनी अच्छी है कि आंखों को यकीन ना हो कि ये रियलिटी है कि नहीं। कुछ आई बात समझ में ना, कुछ बात छोटी सी है लेकिन है बड़ी काम की। अगला वर्ड है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो तारीफ के लायक है, प्रेज वर्दी कोई चीज है जिसकी तारीफ करी जानी चाहिए, दैट डिजर्व रिस्पेक्ट और प्रेज। कोई ऐसी चीज मान लो किसी के एफर्ट्स हैं, जैसे अभी ये कोरोना के टाइम पे मान लो अजीम प्रेम जी ने बहुत बड़ा दान दे दिया, अपनी कंपनी के 25% शेयर बेच दिए, तो हिज एफर्ट्स या हिज डोनेशन वाज क्रेडिटेबल। हिज डोनेशन वाज क्रेडिटेबल, मतलब सम्मान करने लायक, जिसके लिए आपको मन से प्रेज निकले, ऐसे थे वो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो ये है सेंसर और ये श, इसमें स की आवाज होती है और इसमें श की आवाज होती है। शेंसर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना बेसिकली। जब आप किसी के लिए कोई ऐसे वर्ड्स बोलते हो, डिसरेस्पेक्टिव वर्ड बोलते हो, आपको मतलब बेसिकली उसकी बुराई करनी है कि यार ये अच्छा आदमी नहीं है या कोई चीज अच्छी नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करो, उसके सेंसर करो, उस चीज को सेंसर करो। इसमें श की आवाज होती है और इसमें स की आवाज होती है। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना। सेंसर बोर्ड तो देखो आपको पता ही है, फिल्में वगैरह जब भी जाती हैं पहले सेंसर बोर्ड को दिखाई जाती हैं। सेंसर बोर्ड डिसाइड करता है कि अच्छा इसमें कोई ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल सीन तो नहीं है, और उन्हीं को देख के वो सर्टिफिकेट देता है। आपने देखा होगा ए सर्टिफिकेट का मतलब ये सिर्फ अडल्ट देखेंगे, यू बाय ए, इस सर्टिफिकेट का मतलब हो सकता है इसको कोई भी देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं, फैमिली देख सकते हैं, है ना। चलो समझना। तो अब सेंसर का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना, सेंसर बोर्ड ये वहीं से बना है। ठीक है, मान लो आपने कोई एक्टिविटी थी
कोई बच्चे को एक्टिविटी कर रहे थे, उनके पिताजी ने, उनके पेरेंट्स ने उस चीज को सेंसर कर दिया। दे सेंसर्ड देयर एक्टिविटी ऑफ दैट गोइंग या कुछ भी, ऑफ देयर गोइंग या कुछ भी लगा दो। दे सेंसर्ड दैट एक्टिविटी मतलब दे स्टॉप्ड दैट एक्टिविटी, दे पुट अ बैन ऑन दैट एक्टिविटी। और सेंसर, ये श की आवाज वाला जो है इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक ये है कैनन और एक ये है कैनन। CANN वाला ये होता है तोप, ये तो पता ही है आपको, तोप, तोप का गोला, कैनन। और ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है आदेश। इसका मतलब होता है बेसिकली आदेश, कोई नियम, कोई लॉ, कोई रूल। ठीक है, आपको इस टाइप के 3-4 वर्ड मिलेंगे, डिक्टेट, कैनन, लॉ, ये सब है ना। कैनन का मतलब होता है बेसिकली कोई नियम, कोई कानून जब पास करते हो आप, कोई बेसिकली कोई लॉ टाइप का ही वर्ड है ये, कि यहाँ पे इस एरिया के ये कैनन्स है, इस एरिया के कैनन्स है मतलब इस एरिया के नियम है, इस एरिया के कानून है। अच्छा, ये जो नया बिल है इसके अंदर दीज आर द कैनन्स, काइंड ऑफ लॉज जैसा वर्ड है। ठीक, एक वर्ड है कैनवस और एक वर्ड है कैनवास। ये कैनवस और कैनवास। कैनवस क्या है? कैनवस आपने देखा होगा, कभी आप कैंपिंग वगैरह करने गए हो कहीं ऋषिकेश वगैरह, तो आपने टेंट वगैरह देखे होंगे वहां पे। तो वो जो टेंट लगे होते हैं ना, वो जो टेंट लगे होते हैं वो जिस कपड़े के बने होते हैं वो होता है कैनवस। कैनवस के बैग्स वगैरह आते हैं, आपने देखे होंगे, है ना। और एक होता है कैनवास। कैनवास का मतलब होता है, मंत्री नहीं करते घूम घूम के जो रैली करते हैं वोट मांगना, उसको बोलते हैं कैनवसिंग करना, उसको बोलते हैं कैनवसिंग करना। जब आप घूम घूम के कोई रैली करते हो, कोई वोट वगैरह मांगते हो, तो उसको बोलते हैं कैनवास, CANVASS। और ये CNVS, ये कैनवस वो कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह, बैग वगैरह, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। इनको देखो जरा एक बार। क्लास के बाद ही ले लो। चलो भाई, अब ऐसा है, ये तुम्हारी भाभी कुछ बना के लेके आई थी, और अगर मैं ना खाता गर्मा गर्म, तो समझ रहे हो ना तुम। तो बस एक सेकंड और, बस कुल एक सेकंड और। चलो जी, डन। अगले वर्ड है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडांट, इसको भी देख लो। अभी 15 में आया, 2015 में। इसके और इसके बीच में डिफरेंस, पहले इसको कोई पढ़ाता नहीं था, अभी पढ़ाना शुरू किया लोगों ने भी, क्योंकि पेपर में आ गया ये, समझना। अगर आप किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो, अगर आप किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो, तो इसका मतलब आप में उस चीज को लेके ये है कि हाँ ये काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ ए सक्सेस इन द एग्जाम, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ ए सक्सेस इन द एग्जाम। वो एग्जाम में अपनी सक्सेस को लेके कॉन्फिडेंट था, मतलब उसे पूरा यकीन था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। ही वॉज कॉन्फिडेंट, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विन इन द मैच। वो मैच में अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था, मतलब उसे पूरा यकीन था कि वो मैच वो जीत जाएगा। अगला देख लो, अगला है कॉन्फिडेंट, अगला है कॉन्फिडेंट। ही इज या रोहन इज माई कॉन्फिडेंट, रोहन इज माई कॉन्फिडेंट, रोहन इज माई कॉन्फिडेंट। आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद हिम, आई शेयर ऑल माई सीक्रेट्स विद हिम। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी सारी बातें बता देते हो, आप अपनी सब चीजें शेयर करते हो, बेसिकली आपका राजदार। ठीक है, आप अपनी सारी फीलिंग्स वगैरह जिसके साथ शेयर करते हो, और आपको ये उस पर यकीन भी है, आपको उस पर यकीन भी है कि किसी और को नहीं बताएगा। ठीक है,
अब ये एक है कॉन्फिडेंट और एक ही इसके लास्ट में ई है, ठीक। अब इसको कॉन्फिडेंट बोल लो या कॉन्फिडेंटे बोल लो, ऐसा कुछ करके बोल लो। इसका मतलब ही राजदार है। ये जो एम और एफ लिख रखे ना, बेसिकली अगर कोई मेल ऐसा है, कोई मेल ऐसा है तो उसके लिए वर्ड यूज किया करो कॉन्फिडेंट, और अगर कोई वो फीमेल है, कोई अगर वो फीमेल है जो आपकी राजदार है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया करो ये ई वाला, ठीक। ई अभी एसएससी 15 में आया है, 2015 के अंदर ये इन पे डिफरेंस आ गया था, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसा दे रखा था, अ मैन विद हुम यू शेयर ऑल योर सीक्रेट्स एंड ऐसा करके। अब वो मैन है तो उसके लिए ये वर्ड चूज होना था, ना कि ये। और अगर वुमेन दिया होता तो फिर ये वाला वर्ड चूज होता। कुछ आ गई बात समझ में? हालांकि देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये खाली वर्ड ही बना रखा है, समझ रहे हो ना। मतलब कोई औरत जिससे आप अपने सारे शेयर, मतलब सारे के सारे आप अपने राज उसको बताओ और वो किसी और को आगे ना बताए, समझ गए ना, ये वर्ड ही है। युधिष्ठिर ने जैसे कुंती को श्राप दिया था ना, पेट में कुछ बात पचेगी नहीं। चलो आजा, मजाक की बात है, दिल पे मत ले लेना कन्याओं लड़की। मैं खुद बहुत इस मामले में चुगलखोर आदमी, मैं सच बता रहा हूँ। कोई मेरे को कहता है ना भाई किसी को ना बताइए, मैं सबको बता देता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता, सही बता रहा हूँ, मेरे पेट में बात पचती ही नहीं। चलो, तो उसमें ऐसे चिढ़ने वाली कोई बात नहीं, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना। इसलिए मैं जब भी ऐसा लगता है ना कि कोई दिल पे ले जाएगा, फिर वही मजाक में खुद पे कर लेता हूँ। आ जाओ, कंटेजियस। कंटेजियस एक ऐसी बीमारी होती है जो छूने से फैलती है, कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी बेसिकली कंटेजियस बीमारी कहलाती है। आपको अगर याद हो तो जैसे लेप्रेसी होता था, वो तो ना कोड हो जाता था, स्किन वगैरह खराब हो जाती थी, तो एक ऐड आया करती थी DD1 पे बहुत, ये लेप्रेसी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आपने पुराने उसमें देखा होगा टीवी सीरियल्स वगैरह में या पुरानी कोई मूवीज में, ऐसे बंदों पे ना हाथ पे ऐसे पट्टी वट्टी सी बांधे घूमते रहते थे वो सारा दिन, या ऐसे अलग उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता था, लेप्रेसी हो जाती थी उनको, है ना। तो बार बार टीवी पे ऐड कराई जाती थी, ये जिनको लेप्रेसी हो जाए उनसे भेदभाव ना करें, ये कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है, ये कोई छूने से फैलने वाली डिजीज नहीं है ना। एड्स वेड्स के टाइम पे भी जब एड्स का एकदम पूरा वो चला था एकदम, तो उस टाइम पे भी चला था कि एड्स जो है वो कंटेजियस डिजीज नहीं है, छूने से नहीं फैलती, जैसे अब कोरोना कंटेजियस है, छूने से फैल सकता, हाँ क्या ना। तो जो बीमारी छूने से फैलती है वो कंटेजियस है, और जो छूने से नहीं फैलती है वो कंटेजियस नहीं। कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जिसकी बाउंड्री टच हो रही हो, जैसे अब हरियाणा पंजाब है, हरियाणा पंजाब ये दोनों जो स्टेट्स हैं, हरियाणा पंजाब मान लो ऐसे, हरियाणा पंजाब ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये कॉन्टिगुअस हैं, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट बाउंड्री पे भिड़े हुए हैं एक दूसरे के, ठीक। अगला इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस जो हवा पानी से फैलने वाली बीमारी होती है, इन्फेक्शियस हवा पानी से फैलने वाली जो बीमारी होती है वो कैसी होती है, इन्फेक्शियस होती है। अच्छा, डिजीज, डिजीज को बीमारी होती है ना। अच्छा, और अगर कोई पर्सन डिजीज हो जाए, जनरली डी लगा के पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं इसको, इसका मतलब वो मर गया, ठीक। ही गॉट डिजीज्ड, ही गॉट डिजीज, या ही वाज डिजीज लास्ट ईयर। यहाँ पे ये वाली जो स्पेलिंग है खास करके ध्यान रखना इसका, डिजीज्ड पर्सन आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं इसको, डिजीज पर्सन, डिजीज। वैसे तो देखो जो शहीद होते हैं जैसे आर्मी के जवान या पुलिस वाले, तो उनके लिए मार्टर्ड वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई वैसे मर जाए, कोई वैसे मर जाए जैसे सिविलियन, तो वो डिजीज सिविलियन है, मारा गया या जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा सिविलियन है। कहानी आ गई समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। एक ये वर्ड है डिसेंट और डिसेंट। डिसेंट और डिसेंट, मान लो आपने ये वर्ड सुना होगा कि जैसे ये चढ़ाई होती है, तो यहां से अगर मान लो गाड़ी ऊपर की साइड जा रही है तो गाड़ी असेंड कर रही है, गाड़ी असेंड कर रही है, ऊपर की साइड चल रही है ना। अच्छा, और ऐसे टॉप मतलब ऊंचाई से नीचे जाने की बात आएगी तो गाड़ी क्या कर रही है, गाड़ी डिसेंट कर रही है, गाड़ी डिसेंट कर रही है। कहानी आई समझ में? और एक होता है डिसेंट, डिसेंट माने होता है सभ्य। डिसेंट तो पता ही है आपको, यार बड़ा डिसेंट लड़का है वो, बड़ा डिसेंट लड़का है यार, बड़ी डिसेंट लड़की है वो, है ना। सभ्य होता है जिसको पता होता है किसके सामने कैसे बोलना है, किसके सामने कैसे नहीं बोलना। डिसेंट, इनडिसेंट बिहेवियर, ये तो बड़ा इनडिसेंट बिहेवियर है, ये कोई तरीका पेरेंट्स से बात करने का, ये कोई तरीका लड़कियों से बात करने का, ही इज वेरी इनडिसेंट। खूब सुने होंगे ये वाले वर्ड आपने आप। एक वर्ड है ड्यूअल, ये तो दोहरा आपने पता ही है ना, ड्यूअल कोर ऐसे करके। और एक ये द्वंद्व युद्ध, मतलब बेसिकली लड़ाई, मतलब हाथ पांव से जो लड़ाई होती है वो वाली। ये वाला ड्यूअल का मतलब ये है, और ये वाला ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा। जैसे होता है ना ड्यूअल इफेक्ट, इसका दोहरा इफेक्ट है ना।
ऐसे ड्यूअल पे एक ड्यूअल कोर कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, ड्यूअल कोर मतलब उसमें दो प्रोसेसर इकट्ठे मिलके एक काम कर रहे होते हैं, ऐसे ड्यूअल तो आपने खूब सुना होगा। अगला है जी डिफेस और इफेस, समझना। डिफेस का मतलब होता है किसी चीज की स्थिति या किसी चीज की शेप को विकृत कर देना, उसको खराब कर देना, उसको बिगाड़ देना। जैसे आए, जैसे अभी बाबरी, मैं अब चलो ये कहना नहीं चाह रहा, कोई पॉलिटिकल इस पे इशू बनाना नहीं चाह रहा, बगैर मतलब इधर उधर के कमेंट होंगे। कहने का मतलब मान लो अब मेरा घर है, मेरा घर है और कुछ गुंडे आए और उसका आगे गेट वेट लट्टू वट्टू सब फोड़ जाए, छज्जा फोड़ जाए, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, मेरे घर को डिफेस कर दिया, मेरे घर को डिफेस कर दिया। ठीक है। अब मान लो कोई कोचिंग की बिल्डिंग है, कोचिंग की बिल्डिंग है, कोई बच्चा मुझसे चिढ़ता हो, किसी बच्चे को मुझसे नफरत हो, वो आया अपना ईंट लेके आया और शीशा फोड़ के चला गया कोचिंग का, तो उसने क्या कर दिया, उसको डिफेस कर दिया। ठीक। इफेस का मतलब होता है बेसिकली पूरी तरह मिटा देना, पूरी तरह मिटा देना, किसी चीज को हटा देना। कोई बीमारी को इफेस कर दिया गया मतलब उसको पूरी तरह मिटा दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया, बिल्कुल, है ना। किसी चीज को मिटाना, किसी चीज को हटाना, इफेस कर देना। जैसे मतलब कोई कागज है, उस पर कोई अक्षर लिखे हुए, कोई लाइन लिखे हुए, बिल्कुल उसको इफेस कर दिया। कोई टैटू है, उसको मिटा दिया, इफेस कर दिया। कहानी आ रही है समझ में? चलो, एक है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का उल्लंघन करना, किसी चीज को ना मानना। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, किसी चीज को ना मानना। अगर आप किसी रूल्स वगैरह को, किसी ऐसी चीज को कोई डिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब बेसिकली आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। इफ यू आर डिफाइंग समथिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग। जैसे अगर मान लो आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दी, आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दी, एक काम करो भाई, ये वाला काम ऐसे होना चाहिए, और वो काम उस हिसाब से उसने किया नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ही डिफाइड माई इंस्ट्रक्शंस, ही डिफाइड माई इंस्ट्रक्शंस, ही डिफाइड द लॉ, उसने लॉ को डिफाई किया। अगर आप कहना चाह रहे हो, अगर आप कहना चाह रहे हो कि डिफाई करना, डिफाई करने का मतलब क्या होता है बेसिकली? डिफाई करने का मतलब है बेसिकली किसी चीज को फॉलो ना करना, किसी चीज को फॉलो ना करना। इफ यू डिफाई समथिंग, यू डोंट फॉलो दैट थिंग, इफ यू डिफाई समथिंग, यू डोंट फॉलो दैट थिंग। और एक है ये डाइफाई, एक है ये डीफाई, मतलब इसमें थोड़ा सा ना अ की साउंड आएगी, डाइफाई। देखो इसका क्या मीनिंग होता है? किसी वस्तु या किसी चीज को ईश्वर मान लेना, किसी वस्तु या किसी चीज को ईश्वर मान लेना। जैसे आपने सबने पीके मूवी देखी होगी, सबने मोस्टली ने पीके मूवी देख रखी होगी। उसके अंदर वो नहीं करता, जैसे वो पत्थर रख देता है, लाल रंग का तिलक लगा देता है और सबके सब उसको भगवान मानने लग जाते हैं, उसको हनुमान जी का रूप मानने लग जाते हैं, है ना। तो बेसिकली देखो, एक डाइटी वर्ड सुना होगा आपने, ये देवी देवता भगवान, इनके लिए वर्ड यूज होता है। तो ये है नाउन, ये है नाउन, देवता भगवान, गॉड यू कैन से। ठीक है। अच्छा, और किसी चीज को भगवान बना देना, किसी चीज को भगवान बना देना या किसी चीज को भगवान मान लेना, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, डाइफाई। ठीक है। जैसे डाइटी, ये डाइटी वर्ड है, ऐसे डाइफाई। कहने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को भगवान या ईश्वर मान लेना। जैसे आपने बाबा बाबा खूब देखे होंगे, जो खुद को भगवान मान लेते हैं, उनके भक्त उनको भगवान की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक है जी डिफ्यूज और एक ये वाला डिफ्यूज है, एक है जी डिफ्यूज और एक ये वाला डिफ्यूज है। डिफ्यूज ये वाले का मतलब क्या होता है? तनाव कम करना या बम को इनएक्टिव कर देना। डिफ्यूज जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बड़े स्ट्रेस में हो, आप बड़े स्ट्रेस में हो, है ना। तो कोई बंदा आया, उसने म्यूजिक व्यूजिक प्ले कर दिया या आपसे कोई बात करने लग गया, आपको कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने लग गया, तो उसने क्या किया? उसने बेसिकली डिफ्यूज किया आपके स्ट्रेस को। किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज की क्वांटिटी को, किसी चीज की इंटेंसिटी को लोअर कर देना। या बम वगैरह जो डिफ्यूज होता है, बेसिकली फ्यूज को हटा देना। याद है तिरंगा मूवी देखी है? जानी, देखी होगी तिरंगा मूवी। अभी तो तुमने हमारे पाइप को हाथ लगाया था तो जलकर खाक हो गए, कहीं हमारे रुमाल को हाथ लगा दिया होता तो ये हो जाता वो हो जाता। खूब देखा होगा, है ना। उसमें वो क्या करता है? उन रॉकेट के फ्यूज कंडक्टर निकाल लेता है, फ्यूज कंडक्टर निकालता है। फ्यूज वगैरह घर में भी देखे होंगे, तो इसको ऐसे याद कर लो कि बम वगैरह के फ्यूज निकाल देना, डिफ्यूज कर देना। बम वगैरह के फ्यूज निकाल देना, डिफ्यूज कर देना। और एक ये है डिफ्यूज, ये आपने सुना होगा, जिसने भी साइंस वगैरह ले रखी थी ना +1 +2 में, उसमें आपने देखा होगा गैसेज डिफ्यूज हो रही हैं, गैसेज डिफ्यूज हो रही हैं। समझ रहे हो? ऐसे फैल के एक दूसरे मिक्स हो रही हैं, डिफ्यूज हो रही हैं। जैसे आपने सुना होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं, तो सुन रखा है। मान लो मेरे पास डिओड्रेंट का एग्जाम्पल ले लो यार। डीओ जो होता है, उसके अंदर वो गैस, वो परफ्यूम वाली जो सुगंध होती है, उसको बिल्कुल कंप्रेस करके एक बोतल के अंदर आपको बांध के दे दिया।
जैसे ही आप उसको दबाओगे एकदम वो डिफ्यूज होगा, वो एनवायरनमेंट में वो जो सेंट है, वो जो परफ्यूम में डिफ्यूज होगी। क्यों होती है वो एकदम से? रीजन क्या है कि उसका जो प्रेशर है उस कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा है, उस कंटेनर के अंदर प्रेशर उसका बहुत ज्यादा है। जैसे उसको बाहर निकलेगा, बाहर लो कंसंट्रेशन है तो बहुत तेज डिफ्यूज होगी वो, जहां जहां उसको कंसंट्रेशन कम दिखती जाएगी एकदम से फैलेगी वो। कहानी आ रही है समझ में? चलो, एक डिफ्यूज का मतलब कोई चीज अगर डिफ्यूज है तो वो चीज क्लियर भी नहीं, अगर कोई चीज डिफ्यूज है तो वो चीज क्लियर नहीं है, वो चीज साफ नहीं है। ठीक, कोई स्टेटमेंट डिफ्यूज हो सकती है, कोई लिक्विड डिफ्यूज हो सकता है, कोई सरफेस डिफ्यूज हो सकता है, कहने का मतलब दैट इज नॉट क्लियर। विजन आपकी डिफ्यूज हो सकती है कि क्लियर विजन नहीं। एक वर्ड है डेजर्ट और एक वर्ड है ये डेजर्ट, ठीक है, एक है डेजर्ट और एक है डेजर्ट, समझना। ये डेजर्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी को छोड़ देना या फिर रेगिस्तान। जब आप इसको वर्ब की तरह से यूज करते हो, जब आप इसको वर्ब की तरह से यूज करते हो, जैसे ही डेजर्टेड हिज वाइफ, ही डेजर्टेड हिज वाइफ यानी उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। और एक है डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ठीक। और एक ये वाला है डेजर्ट, इसका मतलब क्या होता है? ये नाउन की तरह से यूज होता है, ये ऊपर वाला ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ये नाउन की तरह से यूज होता है। इसका मतलब खाने के बाद जो आप मीठा वगैरह खाते हो ना, आइसक्रीम खाओ, गुलाब जामुन खाओ, जो मन करे वो खाओ, वो होता है डेजर्ट, होता है डेजर्ट, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना खाने के बाद मीठे में क्या है, डेजर्ट में क्या है, तो वो ये वाला डेजर्ट है। और किसी को छोड़ देना, देखो जब इसको वर्ब की तरह से यूज करोगे, आपको देखो इतनी बातें तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ब भी बन जाते हैं और वो नाउन भी बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं ही ही वर्कड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ही ही डिडंट डू एनी वर्क, ही डिडंट डू एनी वर्क, ठीक। एक मैंने लिखा ही वर्कड वेरी हार्ड और एक ही डिडंट डू एनी वर्क। यहां पे वर्क वर्ब की तरह से यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे वर्क नाउन की तरह से यूज हो रहा है। ये वही बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यही बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि ये जो वर्ड है डेजर्ट, ये वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अगर आप इसको वर्ब की तरह से यूज करोगे तो इसका मतलब होगा किसी को त्यागना, किसी को छोड़ देना। और अगर आप इसको नाउन की तरह से यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। कहानी क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। डेप्रिकेट का मतलब होता है बेसिकली वही, किसी की बुराई करना, किसी से नफरत करना, कोई चीज आपको पसंद ना है, किसी चीज की खूब निंदा करना। जैसे पीछे अपना वर्ड गया था ना एक, वैसे ही सेंसर वर्ड गया था, है ना, श वाली साउंड वाला सेंसर। एक तो सेंसर बोर्ड वाला था, जो दूसरा था किसी की निंदा करना, बुराई करना, किसी से नफरत करना। डेप्रिकेट, इफ यू डेप्रिकेट समथिंग या इफ यू डेप्रिकेट समबडी, यू हेट देम, यू डोंट लाइक देम और यू डिस्प्रेज देम। कहने मतलब आपको उनसे नफरत है, आप उनकी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है। अगला है डेप्रिशिएट, अगला वर्ड है डेप्रिशिएट। जैसे चीजें डेप्रिशिएट होती हैं, उनकी मतलब उनकी कीमत कम होती रहती है धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, आपका फोन है, भले ही आपको नए दिन में जैसा वो चल रहा था, चलने में उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू धीरे धीरे उस फोन की कीमत कम हो रही है ना। गाड़ी है, गाड़ी आपने चलानी शुरू करी, 1-2 साल बाद जब उसको बेचोगे तो उसका क्या हो गई, उसकी मूल्य उसका कम हो जाएगा, तो वो चीज डेप्रिशिएट हो गई। ऐसे आप घर बनाते हो नया नया बढ़िया, फिर धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, यहाँ से पपड़ी उतर रही है, यहाँ से पपड़ी उतर रही है, तो वो चीज क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। अगर किसी चीज की कंडीशन पहले से खराब हो रही है या उसकी वैल्यू, उसको जो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो अगर कम हो रही है, मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर कम हो रही है, तो दैट थिंग इज डेप्रिशिएटिंग। कहानी कुछ आई समझ में? चलो अगला है इलिसिट और इलिसिट। देखो एक है इलिसिट, इसका मतलब होता है अवैध, जो वैध नहीं है, जिसे करना ठीक नहीं है। और एक है इलिसिट, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है किसी से कोई जानकारी उगलवा लेना। जैसे वो नहीं चल रहा था, विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, पता नहीं वो कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी लिए बैठा था, उससे पता नहीं हम क्या क्या जानकारी निकलवा लेते, ये वो, है ना। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब क्या होता है, किसी से कोई जेल में कोई है या किसी से इंटेरोगेशन के दौरान कोई जानकारी उगलवाना, किसी से इंटेरोगेशन के दौरान कोई जानकारी उगलवाना, ये होता है इलिसिट करना, ठीक है। दे इलिसिटेड या पुलिस इलिसिटेड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट क्रिमिनल, ऐसे करके, ठीक है जी। अच्छा, और एक है इलिसिट का मतलब होता है अनैतिक, इमोरल, ठीक है।
अवैध जिसको आप बोलते हो, समझना। देखो हालांकि इलीगल, देखो शायद मुझे लग रहा है अगला वर्ड यही होगा, यहाँ कहीं इलीगल वाला था एक सेकंड भाई, ये रहा, देखो 50 नंबर पे है ये। इलीगल और इलिसिट, इलीगल और इलिसिट दोनों का मतलब देखो इधर लिख रखा है गैर कानूनी और इसका मतलब लिख रखा है देखो अवैध। मैं आपको यही बता रहा हूं, क्लोज टेस्ट में आप देखोगे दोनों बिल्कुल सेम वर्ड हैं, डिक्शनरी आपको समझ नहीं आएगा अरे ये हो क्या रहा है। आपको चूज करना है, आपको चूज करना है दो वर्ड में से, डिक्शनरी में वो सिनोनिम्स में लिख रखे हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम लग रहा है आपको और क्लोज टेस्ट के अंदर आ जाए वो चीज, तो समझना। इनमें तो देखो मीनिंग में दिन और रात का अंतर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ई वाला जो इलिसिट है इसका मतलब होता है किसी से कोई जानकारी, किसी से कोई जानकारी ले लेना, किसी से कोई जानकारी ले लेना, ठीक है, मतलब इंटेरोगेशन के दौरान किसी क्रिमिनल वगैरह से कोई जानकारी लेना। और एक है ये वाला इलिसिट, इसका मतलब होता है कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई इमोरल एक्टिविटी। अगर मैं डिफरेंस पूछूं ये आई वाले में, इलिसिट और इलीगल में, तब होगा देखो माजरा। तब क्या है समझना, इलीगल ही है दोनों, इलीगल ही है दोनों, तो तब कौन से में कौन सा प्रेफर करेंगे उसके लिए बता रहा हूं। अगर आपको लीगल बात करनी है, कहने का मतलब ये वाली जो चीज है ना लीगली सही नहीं है, इस पे आपको सजा हो सकती है ना, तो प्रेफर किया करो इलीगल वर्ड का। लेकिन अगर आपको कहना है कोई चीज है जो इमोरल है, कहने का मतलब नैतिक रूप से ठीक नहीं है, जिसको सोसाइटी वगैरह वाले अप्रूव नहीं करेंगे, जिससे सोसाइटी वगैरह वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, अगर ऐसी चीज के लिए वर्ड को प्रेफर कर रहा है तो फिर इलीगल को नहीं, फिर इलिसिट को प्रेफर करो। कुछ आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई ऐसी चीज है आपको लीगल टर्म्स में बात करनी है, मतलब इससे आपको सजा हो सकती है, ये वाली चीज गैर कानूनी है, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह, इस टाइप की बातें करनी है, तो फिर आप क्या कहो, फिर आप कहो उसके लिए इलीगल वर्ड का यूज करना, ठीक है। दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी, ड्रग स्मगलिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज की बात करो, अब शराब पीना कोई इलीगल तो है नहीं, शराब पीना इलीगल तो है नहीं, लेकिन जब आप शराब पी के अपने घर में शोर मचा रहे हो, तेज गाने बजा रहे हो हाथ चिल्ला रहे हो, हालांकि उस पर देखो पुलिस केस भी बनता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे कोई धारा वारा ऐसी लग जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी सोसाइटी वाले परेशान होंगे, जिसको सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो एक इलिसिट एक्टिविटी हो गई। आ रही है बात समझ में। देखो फिर बता रहा हूं, सिनोनिम है दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। कब कौन सा प्रेफर करना है ये बताया मैंने कतई ये नहीं कहा कि इसका मीनिंग इलीगल नहीं होता। अगली बार कहीं इलीगल के रूप में आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको सर ने तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, समझना, प्रेफरेंस की बात है। प्रेफर कौन से में कब करना है, क्लोज टेस्ट में काम आएगी आपको चीज कि कौन से वर्ड को कब मुझे प्रेफर करना है। पिक्चर क्लियर जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला वर्ड है आपका एंश्योर, अश्योर और इंश्योर। इंश्योर तो ये तो देखो सबको पता, बीमा वीमा करना, किसी का इंश्योरेंस कर देना, है ना, किसी का इंश्योरेंस कर देना, ये तो सबको ही पता है। इंश्योर करना, इंश्योरेंस करवाना, इसी से मिला हुआ है ना। चलो अगला वर्ड है अश्योर और इंश्योर, ये थोड़े से बढ़िया। देखो अब मान लो कि किसी को कोई बड़ा परेशान है कि यार ये चीज होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो, ये चीज होगी कि नहीं होगी, किसी समस्या को लेके वो बड़ा चिंतित है, तो आप उसको अश्योर कर रहे हो, यू अश्योर्ड हिम दैट, जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, आप मतलब आपके घर से कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो बड़े परेशान हो, अब डॉक्टर जो है वो आपको अश्योर कर दे, डॉक्टर ने अश्योरेंस दी है आपको, डॉक्टर अश्योर्ड अस दैट माय मदर विल गेट वेल सून। डॉक्टर ने हमें अश्योर किया है कि माताजी जल्दी ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने अश्योर किया कि माताजी जल्दी ठीक हो जाएंगी, अश्योर करना, ठीक है। और इंश्योर करने का जनरली आप चीज को यूज करते हो, कि ये चीज इंश्योर करी, मैं इंश्योर करूंगा कि वो टाइम से पहुंचे, मैं इंश्योर करूंगा कि वहां पे प्रॉपर कनेक्शन हो, मैं इंश्योर करूंगा कि वहां पे व्हीकल्स अवेलेबल हो। आप बेसिकली किसी चीज की अवेलेबिलिटी या किसी चीज के होने को जब आप इंश्योर करते हो, अश्योरिटी देते हो उस काम की, तो उसके लिए इंश्योर वर्ड का यूज करते हो। समझ में आई बात थोड़ी थोड़ी। देखो दोनों के मीनिंग लगभग एक ही है। देखो ये सुनिश्चित करना, आश्वासन देना, सेम सा मीनिंग है, पढ़ने सुनने में आपको सेम भी लगेंगे ये, लेकिन हल्का सा दोनों के यूसेज में डिफरेंस है। अगर आप किसी पर्सन को एश्योर कर रहे हो कि हाँ ये वाली चीज हो जाएगी,
उसकी चिंता को कम करने के लिए, उसकी चिंता को कम करने के लिए। अगर आप किसी को अश्योर कर रहे हो कि हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप किसी को अश्योर कर रहे हो कि हाँ भाई टाइम से पैसे आ जाएंगे, आप किसी को अश्योर कर रहे हो कि मम्मी जैसे पूछ रही है अच्छा बेटा तू वहां पे जा रहा है, कुछ सेफ्टी वगैरह कंसर्न तो नहीं है, तो आप अश्योर कर रहे हो मम्मी टेंशन मत लो सब बढ़िया है। वहां पे आपने मम्मी को एक अश्योरेंस दे दी। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, और इंश्योर करने का मतलब होता है जब आप कहते हो कि ये चीज वहां अवेलेबल होगी, आप किसी चीज के होने की सर्टेनिटी बताते हो, है ना, आप इंश्योर करते हो। आप कहते हो जैसे मान लो किसी ने आपका मान लो होटल है, आपका मान लो होटल है, आपके पास बुकिंग के लिए फोन आया, ये वो कह रहे हैं हम वहां से आ रहे हैं यार और हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो, आई विल इंश्योर दैट यू विल गेट आई विल इंश्योर दैट यू गेट अ कैब आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हें कैब खड़ी मिले रेलवे स्टेशन के पार। आई विल इंश्योर दैट यू फेस नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर ट्रेवल। मैं ये इंश्योर करूंगा कि कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपको ट्रेवल के दौरान। आई विल इंश्योर दैट यू गेट दिस। आई विल इंश्योर दैट दिस थिंग डजंट हैपन अगेन। तो इस टाइप के मीनिंग में आप इंश्योर वर्ड का यूज करते हो। पिक्चर क्लियर हो गई? चलो जी, अगला वर्ड एनविलॉप। एनविलॉप और ये एनवेलप। एनविलॉप और एनवेलप। एनविलॉप ये होती है जी एक वर्ब और ये होता है नाउन। ठीक, किसी चीज को ढक देना। किसी चीज को मान लो ये कोई चीज है, ये कोई बॉक्स वगैरह है और मैं इस पे कोई चादर वगैरह ढक दूं, कुछ चीज कोई भी चीज से इसको ढक दूं, किसी भी चीज से इसको ढक दूं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एनवेलॉप कर दिया। इसको क्या कर दिया, एनवेलॉप कर दिया, मैंने इसको ढक दिया। आई एनवेलॉप दैट बॉक्स। मैंने उस बॉक्स को एनवेलॉप कर दिया। रचना कुमारी जी कह रहे हैं सर अब छोड़ दीजिए। अच्छा बच्चे देखो, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू वॉच द वीडियोस और जस्ट इग्नोर द वीडियोस और जस्ट स्किप द वीडियोस और जस्ट, ठीक है। चलो, अब मैं उसको बात को बढ़ावा नहीं देना चाहता। आपको वीडियो ठीक लगती है तो आप वीडियो देखा करो, नहीं लगती है तो मत देखो, है ना। एक तो थोड़ा सा ना मुझे समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ना थोड़ा सा फर्क है यार, थोड़ा फर्क है। वहां पे ऑफलाइन में ना बच्चे कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है क्या, वो मुझे बोलना चाहिए क्या, है ना। कि मान लो जैसे आप क्लास में बैठे हो एकदम से, ऑफलाइन कोचिंग में ये काम हो सकता है, सोचो ऑफलाइन कोचिंग में ये काम हो सकता है। ऑफलाइन में तुमसे बैठे हो पढ़ रहे हो, एक बच्चा गए सर बस अब क्लास छोड़ दो, हो पाएगा ऑफलाइन कोचिंग? नहीं। ऑनलाइन में अच्छा शक्ल देखने रही कुछ नहीं है सर छोड़ दो क्लास। अच्छा मैं अगर अपने बैच के बारे में, अरे पढ़ा लेना यार, टाइम क्यों खराब कर रहा है भाई, क्लास शुरू कर दे यार, पढ़ा लेना यार। ये काम ऑफलाइन में हो सकता है क्या? नहीं। तो इतना फायदा मत उठाओ चीजों का, टीचर भी इंसान होते हैं, वो भी इरिटेट हो सकते हैं, समझा करो, है ना। आपको वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी है ना देखो। चलो ऑफलाइन में शर्म आती है कि क्लास के बीच में से उठ के जाऊंगा तो कैसा लगेगा, सर कुछ कह नहीं दे, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाक से बैक का बटन ही तो दबाना है, निकल जाओगे इस वीडियो से। देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो, समझ रहे हो मेरे भाई। चलो आ जाओ, एक्साइट इनसाइट। एक्साइट का मतलब होता है वही एक्साइटमेंट वाला। एक्साइट का मतलब क्या होता है, वही एक्साइटमेंट वाला। ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, वो इस चीज को लेके बड़ा एक्साइटेड है। अगर मैं किसी को एक्साइट कर दूं, तो मैंने उसे उत्साहित कर दिया, उसे उत्तेजित कर दिया। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस। मान लो जैसे मैं किसी के लिए एक नया बैट लेके चला गया, छोटा बच्चा था उसके लिए एक नया बैट लेके चला गया, तो बेसिकली मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको एक्साइट कर दिया क्रिकेट खेलने के लिए, मैंने उसको एक्साइट कर दिया, है ना। अच्छा मैंने मूवी चला लिया, अच्छा ये मूवी चलते ही वो बड़ा एक्साइट हो गया। कहानी आ रही है समझ में? अच्छा, और इनसाइट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा भड़काऊ भाषण वगैरह देना, इस टाइप की बातें सुनी होगी। इनसाइट करना, किसी राइट्स को इनसाइट करना, कोई कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली चीजें इनसाइट करना। इनसाइट ये जो INCIT वाला जो इनसाइट है, इसका मतलब होता है उकसाना भड़काना किसी नेगेटिव चीज के लिए, कोई नेगेटिव चीज करने के लिए किसको उकसाना भड़काना। यू या ही इंसाइटेड देम टू बर्न दैट विला, ही इंसाइटेड देम टू बर्न दैट हॉस्पिटल। उसने उन्हें उकसा दिया, उसने उन्हें भड़का दिया
उस हॉस्पिटल में आग लगाने के लिए, उस पुलिस स्टेशन में आग लगाने के लिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वर्ड है फ्लेयर और एक है फ्लेयर। FLAIR वाले में, FLAIR वाले के अंदर इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई जन्मजात आपकी कोई चीज होती है ना, आपकी जन्मजात कोई टैलेंट हो या जन्मजात आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो, जन्मजात आपकी कोई एक टाइप की प्रॉपर्टी है, भी ये वाली चीज मैं बचपन से करता हूं, तो यू हैव अ फ्लेयर फॉर समथिंग, यू हैव अ फ्लेयर फॉर समथिंग। ठीक है, जैसे मान लो किसी का बचपन से इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो ही हैज अ फ्लेयर फॉर म्यूजिक, ही हैज अ फ्लेयर फॉर म्यूजिक। सुनना एक मिनट। वीडियो चलाना, बच्चे बफरिंग बफरिंग कुछ कमेंट कर रहे हैं। चल गई अब? अब ठीक हो गई मेरे ख्याल। चलो आ जाओ। तो मान लो ये जो जिम विम जाने वाले बच्चे होते हैं, बॉडी वॉडी बना ली, खड़ा गोलगप्पे की दुकान पे, चुपचाप अपना खा भी तो सकता है, लेकिन नहीं, फिर क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे बाजू ऊपर करेगा, ऐसे ऐसे उस कटोरी को पकड़ेगा, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे डोला दिखा के ऐसे ऐसे करके पकड़ेंगे। तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो अपनी मसल्स को फ्लॉन्ट कर रहा है, वो अपनी मसल्स को फ्लॉन्ट कर रहा है, अपनी मसल्स का दिखावा कर रहा है। इफ यू फ्लॉन्ट समथिंग, इफ यू फ्लॉन्ट समथिंग, आप दिखावा करते हो, आप अपनी मसल्स को फ्लॉन्ट करो, है ना, आप अपनी गाड़ी को फ्लॉन्ट करो, आप अपने पेन को फ्लॉन्ट करो, आप अपनी शर्ट को फ्लॉन्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर डिफाइंग दम। डिफाई वर्ड भी आया था, उसका मतलब भी होता है उल्लंघन करना, फ्लाउट का मतलब भी होता है उल्लंघन करना। ठीक है, फ्लाउट में थोड़ा सा ब्लैटेंट वाला वर्ड आ जाता है, ब्लैटेंट, एक वर्ड है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है तीन धड़ल्ले, बिल्कुल ओपन में आप किसी चीज को जब डिफाई करते हो, बिल्कुल आप ओपन में अगर किसी चीज को अगर मानने को आप छोड़ देते हो, तो उसको भी बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं ब्लैटेंट। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट डिफाइंग ऑफ द रूल्स, कहने का मतलब बिल्कुल धड़ल्ले से। तो इसके अंदर फ्लाउट और डिफाई के अंदर, फ्लाउट और डिफाई के अंदर थोड़ा सा ये है, फ्लाउट और डिफाई के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि डिफाई का मतलब उल्लंघन करना तो होता ही है, लेकिन फ्लाउट के अंदर थोड़ा सा धड़ल्ले से होता है ये काम, साफ दिखा के। अच्छा, एक वर्ड है फेलिसिटी और एक वर्ड है फैसिलिटी। ठीक है, फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेके प्रसन्न हो, खुश हो। ठीक है, फेलिशियस, फेलिसिटी, इसका मतलब होता है हैप्पी, इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है ना, आत्म सुख वाली जो खुशी सी होती है, उसको बोलते हैं फेलिसिटी। और फैसिलिटीज आपको ये पता ही है, सुख सुविधाएं वगैरह, है ना। चलो जी, अगला है FAIN फेन और FEGIN फेन। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इफ इसका मीनिंग क्या होता है, खुश होना, टू बिकम हैप्पी, किस चीज को लेके खुश होना। he was fain about his success, he was fain regarding that matter, he was fain for her sister's health। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, he was fain for her sister's arrival, मतलब वो खुश था इस चीज को लेकर, या इस चीज के लिए वो बड़ा खुश था, है ना। तो फेन का बेसिकली मीनिंग होता है हैप्पी जैसा, फेन का मीनिंग होता है हैप्पी जैसा। और एक ये है FEIGN वाला फेन, एक है FEIGN वाला फेन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कुछ दिखावा करना या बहाना बनाना, दिखावा करना या बहाना बनाना। ये जो भी बच्चे कह रहे हैं ना, क्लास कब होती है, अच्छा सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर एक बात पूछना था, नाराज मत होना, मुझे हिंदी बहुत कम आती है, ये सब बातें मेरे भाई क्लास के लास्ट में करेंगे, मैं आपको 10 मिनट दूंगा, टेंशन मत लो, क्लास के लास्ट में करेंगे। अभी एक बार सुन, अभी ये क्लास चल जाए तो फिर देखेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ, इस वाले फेन का मतलब होता है, जिसको अब मैं हरियाणवी में बोलूं तो हरियाणवी में आपने एक वर्ड सुना होगा, फंड करना ना, घने फंड ना करे, सुना है फंड करना। फंड करना का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपको मान लो कोई काम करने के लिए कह दूं, आपको मैं कहूँ एक काम करो, काम ये वाला काम कर दो, है ना, तो आप करो, अरे यार कमर सी दुख रही है, ऐसे फंड करना, समझ रहे हो। जैसे अच्छा कोई काम का कह दिया तो अरे यार बुखार सा हो रहा है बहुत, तो किसी चीज का नाटक करना, किसी चीज के लिए बहाने बनाना, तो ये वर्ड है उसके लिए। हिंदी में जिसको आप बोलते हैं ना फंड करना, हिंदी में तो पता नहीं क्या यूज होता है इसके लिए, हरियाणवी में बोलते हैं बहुत फंड करना, तो उसके लिए फेन वर्ड है, फेन। ठीक है, इफ यू फेन समथिंग, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, शी फेंड फीवर, शी फेंड फीवर मतलब उसने दिखावा किया फीवर होने का, शी फेंड फीवर व्हेन आई आस्क्ड हर टू डू दैट जॉब,
जब मैंने उसको वो काम करने का कहा, जब मैंने उसको काम करने का कहा तो उसने फीवर का बहाना बना दिया है, फीवर का दिखावा करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वर्ड है ग्रेसफुल और एक वर्ड है ग्रेशियस। अगर कोई पर्सन ग्रेसफुल है, कोई बिल्डिंग कोई पर्सन बड़ा ग्रेसफुल है तो भव्य है वो, मतलब देखने में बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड लुकिंग टाइप। अगर कोई पर्सन है वो बड़ा ग्रेसफुल है, या कोई बिल्डिंग वगैरह है, कोई इमारत वगैरह है वो बड़ी ग्रेसफुल है, तो समझ गए आप मीनिंग, है ना। और एक वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मीनिंग होता है काइंड। ग्रेशियस का मीनिंग होता है काइंड, ठीक है, दयालु। जैसे कोई पर्सन है, आप उसके घर गए, आप बड़ा अच्छा, उसने आपको ट्रीटमेंट दिया, है ना, बिल्कुल बढ़िया, आपको अच्छा से नहाने धोने के लिए कपड़े दिए, अच्छा चप्पलें वगैरह दे दी, बढ़िया खाना वाना खिलाया, सब कुछ काइंड बिहेवियर दिखाया उसने आपको लेके, है ना। तो योर बिहेवियर वॉज वेरी ग्रेशियस, योर बिहेवियर वॉज वेरी ग्रेशियस, मतलब बहुत अच्छा दयालु टाइप का बिहेवियर। चलो जी अगला, ये वाला गेट तो देखो आपको सबको ही पता है, गेट बंद कर दे ये वाला। और एक ये वाला गेट है, ये होता है चलने का तरीका, चलने का तरीका। हिज गेट वॉज वेरी ऑकवर्ड, हिज गेट वॉज वेरी ऑकवर्ड, मतलब उसका चलने का तरीका बहुत ऑकवर्ड था। स्लो गेट, स्लो है उसका चलने का तरीका। ही हैज अ वेरी फास्ट गेट, मतलब उसका चलने का तरीका बड़ा तेज है, बड़ा ऑकवर्ड है, बड़ा एलिगेंट है, उसका चलने का तरीका बड़ा रॉयल है, रॉयल गेट। कहने वाला जैसे होता है ना, बड़ा टशन के अंदर चलना, पूरा ऐसे कॉन्फिडेंस लेके चलना, जैसे वो रैंप पे मॉडल्स वगैरह नहीं चलती हैं पूरे एरोगेंस के साथ, तो वैसे करके। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपने एसएससी में खूब सुने होंगे, वन वर्ड में भाई जितने ये वर्ड आए ना, कोई सा वर्ड नहीं आया एसएससी के पेपरों में। वन वर्ड में जितने ये आए हैं, कोई सा वर्ड नहीं आया। एक ऐसा बंदा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको खाना पीना खूब पसंद हो, खूब खाता पीता हो, मतलब जिसको पसंद है खाना पीना, अच्छा ड्रिंक करना, खाना खूब पसंद है, वो गवर्नमेंट हो गया। एक है गौरमे, टी इसमें लगभग साइलेंट जैसा ही होता है, गौरमे, गौरमे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी किताबों में जैसे यहां मैंने लिखा ना, पाक कला का पारखी, ऐसे ये खूब लिखे मिलते हैं ये वाले वर्ड, ठीक है, ये पेटू और ये वो ऐसे लिखे हुए मिलते हैं आपको हिंदी वाली में। मीनिंग समझना इसके, मैं आपको मीनिंग समझाया था, हिंदी पे मत जाओ, इसमें कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है। गवर्नमेंट का तो मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको खाना पीना खूब पसंद है, हु एंजॉयज ईटिंग थिंग्स, हु एंजॉयज ईटिंग थिंग्स, कहने का मतलब कुछ भी अलग अलग टाइप का खाना खाना, कुछ भी अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स लेना, जिसको बहुत पसंद है, गवर्नमेंट हो गया। और गौरमे क्या होता है, इसको खाने की समझ होती है, कहने का मतलब डिफरेंट टाइप का खाना वाना इसने ट्राई कर रखा होता है, इसको खाने के बारे में नॉलेज होती है। जैसे नहीं आपने देखा होगा, अच्छा ये इटालियन पिज्जा है, ये ऐसे बनता है, इसमें ये चीज है, अच्छा ये वाइन है, अच्छा ये वाली वाइन आलू से बनती है, ये वाली वाइन ग्रेप से बनती है, ये वाली वाइन इस चीज से बनती है, मतलब जिसको खाने के बारे में बेसिकली नॉलेज हो, ठीक है, हु नोज अबाउट फूड्स एंड ड्रिंक्स अ लॉट, जिसको खाने पीने के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये मोटा नहीं हो सकता, इसको सिर्फ नॉलेज है, मतलब 50 किलो का आदमी गवर्नमेंट हो सकता है और 100 किलो का ये आदमी गवर्नमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुद्दे की बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, इसको कोई मतलब नहीं होता कि ये कैसी चीज बनी, बस इसको खाने में स्वाद लगनी चाहिए होती है, खा लेता है। और इसको थोड़ी सी नॉलेज होती है खाने के बारे में, क्योंकि इसने बहुत टाइप का अलग अलग डिफरेंट टाइप का फूड खा रखा होता है, इसको एक्सपीरियंस होता है फूड के बारे में। चलो जी एक ये वाला वर्ड है जी, HOARD, होर्ड। ये आपने खूब सुना होगा, होर्डिंग कर ली, प्याज को होर्ड कर लिया, हर साल प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, 80-90 पे पहुंच जाते हैं। इस साल तो टमाटर ने भी रंग दिखाया, 80-90-100 पे पहुंच गया था। तो किसी चीज को होर्ड कर लेना, किसी चीज को छिपा कर रख लेना, स्टॉक कर लेना, बेसिकली इसका मीनिंग होता है किसी को इलीगली, किसी चीज को इलीगली स्टॉक कर लेना, किसी चीज को इलीगली स्टॉक कर लेना, ठीक। अगला ये वाला वर्ड है होर्ड। ये बेसिकली किस चीज का एक बड़ा ग्रुप होता है, होर्ड किस चीज का एक बड़ा ग्रुप होता है। एक तो ये HOARD होर्ड है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को स्टॉक कर लेना, इलीगली किसी चीज को स्टॉक कर लेना। जनरली को खाने पीने की चीजें स्टॉक करते हैं, जैसे प्याज की स्टॉकिंग बहुत होती है, जैसे ये खल बिन होती है ना। अभी हमारे साथ ही हुआ एक बार, क्या हुआ, उस टाइम में पापा खेती किया करते थे, मतलब जैसे जॉब में थे, साथ में खेती भी करते थे। तो एक बार आपने सुना होगा, पीछे गवार फली नहीं होती, गवार फली, अब उनको इंग्लिश में कौन सी बीन्स बोलते हैं मुझे देखो एग्जैक्टली आइडिया नहीं, गवार फली कड़वी सी होती है, गंदी सब्जी होती है जिसकी, वो वाली, वो गवार फली का क्या हुआ, वो मेडिसिन में यूज होनी थी, मेडिसिन में यूज होती है वो। तो पतंजलि ने, किसने उस साल उसका बहुत स्टॉक उठा लिया भाई, बहुत स्टॉक उठा लिया। मतलब जनरली इसका रेट होता था शायद कोई 4-5 हजार रुपए क्विंटल के आसपास जाता था, वो उस साल रेट चला गया 12-13 हजार रुपए क्विंटल, ठीक है।
तो अगले साल क्या हुआ, अगले साल भाई बार लगा दिया सबने ग्वारफली का, क्योंकि सबको लगा कि अगले साल भी इतना रेट मिलेगा, अगले साल भी इतना रेट मिलेगा। भाई खूब हमने भी ग्वारफली लगा ली उस टाइम पे, बहुत ग्वारफली लगा दी है ना। घर में उसको ग्वारफली का ना ऐसे वो निकाल लेते हैं, उनके बीन से टाइप से ना दाने से निकल जाते हैं, जैसे सरसों के दाने निकल आते हैं ऐसे। तो उसके बोरे भर भर के घर में स्टॉक कर लिए, रेट बढ़ेगा रेट बढ़ेगा रेट बढ़ेगा रेट बढ़ेगा। भाई वो पिछले साल से भी सस्ती बेचनी पड़ी, क्योंकि इस साल इतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो गया। तो वो होर्ड कर लेना, बेसिकली हमने उसको होर्ड कर लिया था, हमने उसको बेसिकली, वो इलीगल नहीं था, वो तो खैर इलीगल नहीं था। इलीगल का मतलब क्या होता है, जब सरकार ने ये बोल दिया कि इस चीज की प्रोडक्शन कम है तो नहीं रोक सकते आप। वो इलीगल तो नहीं था, लेकिन आप ऐसा करते हो, चीजों को स्टॉक कर लेते हो, वही वाली चीज। ठीक है। एक वर्ड है ह्यूमन, ये एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। ये एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। देखो ह्यूमन एक तो नाउन है ना, मानव जिसको आप बोलते हो। अच्छा, ह्यूमन एक एडजेक्टिव भी होता है, जैसे अपन बोलते नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। अब ये नेचर नाउन है, ह्यूमन नेचर ऐसे करके खूब यूज नहीं करते अपन इसको, एडजेक्टिव की तरह से भी यूज हो जाता है ना। अच्छा, जैसे अपन किसी को बोलते नहीं है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सिंपथी, कहने का मतलब मानव के अंदर जो सिंपथी होती है, एक मानव का जो नेचर होता है, वो वाली चीज। एक वर्ड है ह्यूमेन। जैसे इसको मैं थोड़ा सा ना और चीजों से एक्सप्लेन करता हूं, देखो आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। देखो, मान लो मैं ह्यूमन के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स लगा रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव की तरह से कैसे यूज होता है। मानव इसका नाउन तो सबने देख रखा है, ये एडजेक्टिव की तरह से भी यूज होता है मेरे भाई, और ये तो एडजेक्टिव है ही। ठीक है, अब समझना जरा। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन के आगे कई चीजें लगाते जाएं, ह्यूमन बिहेवियर लगा दूं, ह्यूमन साइकोलॉजी लगा दूं, है ना। ऐसे ही मान लो मैं ह्यूमन के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा दूं, ह्यूमन एवोल्यूशन लगा दूं, ऐसे करके मानव का एवोल्यूशन, मानव का बिहेवियर, मानव की साइकोलॉजी, ऐसे। और एक ये है ह्यूमेन, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है दयालु, इसका मीनिंग है बेसिकली दयालु। जैसे ह्यूमेन बिहेवियर, इसका मतलब क्या है, बेसिकली दयालु। इसका ह्यूमन से मतलब नहीं है, इसका मतलब हो जाता काइंड, इसका मीनिंग हो जाता काइंड, मीनिंग चेंज हो गया देखो ई लगने से। ध्यान रखना है, इसको काफी बार आ चुके पेपर में घुमा फिरा के ये। ठीक है, ह्यूमन नाउन भी हो सकता है, ह्यूमन एडजेक्टिव भी हो सकता है, ह्यूमन नाउन भी हो सकता है, ह्यूमन एडजेक्टिव भी हो सकता है। और ये ह्यूमेन, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है दयालु। अच्छा, एक है इलीगल, गैर कानूनी, और एक है इलिसिट, अवैध। ये मैं पढ़ा चुका हूं, देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दोनों का मीनिंग ही अवैध और गैर कानूनी है, दोनों का मीनिंग ही अवैध और गैर कानूनी है, दोनों का ही मीनिंग। लेकिन कौन से को कब प्रेफर करना है। अगर आप लीगल एक्टिविटी की बात कर रहे हो तो फिर इसको करना। अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हो जिसको सोसाइटी वाले अलाउ नहीं करेंगे, वैसी एक्टिविटी के लिए अगर प्रेफरेंस की बात आएगी तो फिर इलिसिट वाले को प्रेफर कर लेना। एक वर्ड है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, फाइनल ईयर में करी होगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बीटेक वालों ने करी होगी ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग, इंडस्ट्री में जाके जो आप ट्रेनिंग करते हो, है ना। इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऐसी मशीनरी जो इंडस्ट्री में यूज होती है, ऐसा सामान जो इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ऐसे करके। चलो, अब इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। अगर आप देखो एग्जाम्पल आपको खूब मिलेंगे, जैसे कुछ रूल्स हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल लॉज हैं जैसे इंडस्ट्री के लॉज, इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉज, कि जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको नहीं एम्प्लॉय कर सकते, चाइल्ड लेबर, लेकिन आपने खूब देखा होता है ना। तो इंडस्ट्रियल लॉज आर ऑफन वायलेटेड इन क्रैकर फैक्ट्रीज, पटाखे बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर इंडस्ट्रियल लॉज खूब वायलेट होते हैं। और इंडस्ट्रियस अगर आप किसी के लिए लगाओगे तो इसका मतलब ही, अगर आप कह रहे हो ही इज वेरी इंडस्ट्रियस, तो इसका मतलब ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बड़ा मेहनती है। ठीक है जी, अगला वर्ड देख लीजिए, अगला वर्ड है इंपीरियस, इसका मीनिंग होता है दबंग, हॉटी। ठीक है, एक वर्ड है इंपीरियल, इंपीरियल का मीनिंग होता है रिलेटेड टू राजा, रीगल। इंपीरियल का मतलब होता है रीगल, बेसिकली मेजेस्टिक। देखो, इंपीरियस का मीनिंग है, हॉटी का मतलब तो थोड़ा घमंडी टाइप से दबंग, समझ रहे हो, हल्का सा उसके अंदर घमंड का, एरोगेंस का फीचर आ जाता है। ही इज वेरी इंपीरियस का मतलब हो जाएगा ही इज वेरी एरोगेंट, उसके अंदर एक एटीट्यूड है। और इंपीरियल मतलब राजशाही,
जिसको देख के ऐसे लगे रॉयल, वो वाला। ये दोनों में मीनिंग डिफरेंस है। ठीक, तो अब मेरे भाई आज की क्लास मुझे लगता है कि करते हैं खत्म। अब जिसको जो थोड़ी मोटी जो बात पूछनी है, जो वेट कर रहे हैं, वो कर लो। मैं आपको एक बार फिर से इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि बच्चों को प्रमोशन लग सकती है, जिसके लिए बच्चे कह सकते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा काम है मेरे भाई, मेरे बैचेस के बारे में बताना, रोजी रोटी अपनी यहाँ से चलती है ना। तो बता देता हूँ कि 11 तारीख को बैच आ रहा है जिसका नाम है आइकॉनिक बैच। आइकॉनिक बैच AVS 10 मेरा कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो उससे डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है जी, ये एक ऐसा बैच है, ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ अनअकैडमी पे करते हैं। इसमें क्या है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह एक दिन में दो दो सब्जेक्ट का ऐसे सेट बना के दे रखा है कि मंडे को इन दो सब्जेक्ट की क्लास होगी, ट्यूसडे को इन दो सब्जेक्ट की क्लास होगी, वेडनेसडे को इन दो सब्जेक्ट की क्लास होगी, ताकि आपका एक सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स चले। ऐसा नहीं हो कि आप अलग अलग बैचेस ज्वाइन कर लिए, आप उसी दिन इंग्लिश भी कर रहे हो, उसी दिन मैथ्स भी कर रहे हो, उस दिन रीजनिंग कर रहे हो, 8-8 10-10 घंटे क्लास ले रहे हो। ये लगभग दिसंबर के आसपास खत्म होगा। लंबा बैच है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से बच्चा पढ़ पाए, क्योंकि बच्चे को ना खुद डिसाइड नहीं कर पाता बच्चा कि कौन सी क्लास में। अब देखो भाई वाली सलाह दे रहा हूं, एक भाई वाली सलाह दे देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही बैच ज्वाइन करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको। बस थोड़ा सा खुद सोचना, अगर आप कहीं और भी कर रहे हो, यहां भी कर रहे हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना, लेकिन ध्यान रखना, आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दिन में 8-8 9-9 घंटे क्लास मत देखना। काफी बच्चे अब ऑनलाइन, देखो ऑफलाइन में तो ऐसी सुविधा होती नहीं कि एक दिन में 8-8 10 घंटे चल रहा हो, है ना। ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं, अच्छा फलानी ऐप से अच्छा इंग्लिश का कोर्स ले लिया, यहाँ से मैथ का कोर्स ले लिया, यहाँ से GS का कोर्स ले लिया, और सारे करके एक दिन में 8-8 10-10 घंटे भाई क्लास ही देख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि वो प्रोडक्टिव होगा? वो कैसे भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। आप चाहे तैयारी अनअकैडमी से करें, इस बैच को ज्वाइन करें ना करें, भाई वाली सलाह बस ये, एक दिन में 4-5 घंटे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 घंटे से ज्यादा आपका वीडियोस का वॉच टाइम नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। समझो इस बात को, तभी वो प्रोडक्टिव स्टडी कहलाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे बार बार बोलते हैं, तब मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, पेपर देने से पेपर क्लियर नहीं होगा। पेपर देने से पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर उस दिन क्लियर होगा जब आपकी तैयारी होगी। बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म आ गया, अच्छा 3 महीने बाद पेपर है, सारी कोचिंग ज्वाइन कर ली, इंग्लिश का बैच, मैथ्स का बैच, रीजनिंग का बैच, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 8-8 घंटे वीडियोस देख रहा है। नहीं होगा मेरे भाई ऐसा सिलेक्शन। सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत बार बोलता हूं, 85% आपके ऊपर है गेम, टीचर खाली 5% पे घूमता है। ध्यान रखना ये बात। अगर आप सोच रहे हो टीचरों के बैच लेने से, मेरे बैच लेने से बच्चे करें, अच्छा इस बैच को लेने से क्लियर हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, पहले ही मना कर रहा हूं मैं तुझे, तू मत ले। अगर तेरी ऐसी आशाएं हैं कि अच्छा टीचर गारंटी ऐसा अंगूठा लगा के दे दे, स्कैन करा के, कि हाँ इस बैच को लेके आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, तो तू रहने दे। मेहनत तुझे ही करनी है मेरे भाई, टीचर का काम गाइड करना है। तो ध्यान रखें, पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से करें। जब भी आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो पहले 2 सब्जेक्ट की ले लो, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो भी कोई 2 सब्जेक्ट चला लो। जब वो पूरे हो जाएं फिर दूसरे 2 सब्जेक्ट चला लो, साथ में पिछलों की प्रैक्टिस करते रहना, कहीं वो भूल जाओ। एक दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा वीडियोस मत देखना। और ये बैच उसी को ध्यान में रख के लाया गया है, क्योंकि बच्चे ऐसा डिमांड करें, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पैरामाउंट प्रूव होते हैं कि एक दिन में सर 4-5 घंटे क्लास होती है, 2 सब्जेक्ट एक दिन, 2 सब्जेक्ट एक दिन, 2 सब्जेक्ट एक दिन, वैसा कोई बैच ले आओ। तो इसलिए अनअकैडमी ने बैच निकाला आइकॉनिक बैच नाम से। इसमें ग्रामर इंग्लिश की मैं पढ़ाऊंगा, वोकैब और RC रानी मैम पढ़ाएंगे, मैथ्स अभिनय शर्मा सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग सुमित गोयल सर पढ़ाएंगे, हमारे साथ प्रूडेंस में पढ़ाते हैं, काफी पुराने मित्र हैं वो, है ना, बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं। और GS के अंदर आपको आफरीन मैम है, वरुण अवस्थी सर है ना। तो ये बैच के बारे में था। अब किसी और को कोई बात करनी तो कर लो मेरे भाई। एक बच्चा जो कह रहा था सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, जब भी ऐसा मन लगे ना, जब भी ऐसा आपको लगे कि यार अब तो काफी दिन हो गए पढ़ाई नहीं हो रही, काफी दिन हो गए, मेरा इधर उधर ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो फिर उस केस में आप एक काम किया करो, आप प्रैक्टिस सेट लगा लिया करो टाइम चला के। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लिया करो, 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम चलता रहेगा, कम से कम इतना डेडिकेशन तो देखो रखना पड़ेगा कि उसके बीच में मत उठ जाना। जब आपका वो सेट खत्म होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा चल यार और कुछ नहीं, मैं कम से कम 2 घंटे बैठ के ये तो किया मैंने। एक पॉजिटिव वाइब आएगी आपके अंदर, चीजों को लेके पॉजिटिविटी आएगी। कहानी आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं?
जब आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके पास, और फिर आपकी तैयारी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। ऐसा करना शुरू कर देना। हाँ भाई, क्लास ओवर हो गई है। अब किसी को और कुछ पूछना है तो वो पूछ लेना। क्लास ओवर है। जो बच्चे मतलब पढ़ने के लिए रुकना चाह रहे थे उनको अब कुछ पूछना उछना नहीं, तो दे कैन गो। ठीक है। YouTube में क्लास रेगुलर होती है? देखो मेरे भाई, YouTube पे मेरा जो YouTube चैनल है इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, उसमें मैं वीडियो डालता हूँ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को उस पर वीडियोस डालता हूँ। ठीक है। लाइव क्लास लेनी होती है तो 7 बजे लेता हूँ, लाइव क्लास नहीं लेनी होती तो उन दिनों में कभी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने लास्ट फ्राइडे को अपलोड करी थी, तो अब मंडे को अपलोड होगी अगली। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अनअकैडमी मेरी क्लासेस होती है सैटरडे और संडे को। सैटरडे और संडे जनरल आम तौर से टाइम रहता है 8 से 10। 8 से 10। अगली जो फ्री क्लास होगी वो नेक्स्ट सैटरडे को होगी और वो 7 बजे होगी भाई। ठीक है। वो एक्चुअली कल मुझे कुछ काम था, कल मैंने क्लास नहीं ली, तो वो क्लास भी आगे मुझे लेनी, तो मैंने 7 बजे से क्लास लग रखी है। उस दिन 7 बजे से 11 बजे तक या 7 बजे से 10 बजे तक क्लास होगी। 4 घंटे क्लास होगी या 3 घंटे क्लास होगी अगले सैटरडे को। सैटरडे संडे को यहाँ फ्री क्लासेस होती हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे होती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को। सर मैं हिंदी राइटिंग बहुत कम समझता हूँ, क्या आप ग्रामर वाले नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करते हो? आपसे पढ़ना चाहता हूँ 11 अगस्त वाले में। मेरे भाई हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहते हैं उसके अंदर। अगर हिंदी राइटिंग में आपको समझ में नहीं आती तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आता है ना। जब भी आपको कोई ऐसी चीज लगे कि यार ये जो लिखने में समझ में नहीं आ रही, तो उसको नोट कर लेना, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों ही होती हैं उसके अंदर। और नोट्स नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करता हूँ। देखो ये जो लड़का कह रहा है ना आप हिंदी इंग्लिश में ये वो नोट्स मैं को प्रोवाइड नहीं करता हूँ मेरे भाई। नोट्स आपको ही बनाने होते हैं। हालांकि मेरे यूट्यूब वीडियो जो इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से मेरा चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन करते हो, पैसे दे के कहीं पढ़ते हो, तो कम से कम नोट्स तो बना लो यार, है ना। किसी और के नोट्स समझ नहीं आते मेरे भाई, और किसी और के नोट से बेनिफिट भी नहीं होता। इतनी हाथों में मेहंदी मत लगवाओ, नोट्स बना लिया करो आपने। ठीक है। सिलेक्शन उसी से होगा। अगर आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स बनाने में आपको जोर आ रहा है, तैयारी छोड़ दो मेरे भाई, फिर रहने दो, फिर कुछ और करो जिंदगी में। सीधी बात तो है। अब कड़वी लगेंगी मेरी बातें, मेरे ना इस मामले में हेटर्स बहुत है कि ऐसे कैसे बोल दिया और ये कैसे बोल दिया और वो कैसे बोल दिया। लेकिन यार अभी अभी इतना जमीर बिका नहीं है कि मेरे को इतना झूठ बोलना पड़े। क्लास में ही सब याद करा दूंगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, घर जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अभी इतना बिका नहीं हूं। अभी ठीक है, गुजारा रोटी पानी मेरा चल रहा है। जब चलना बंद हो जाएगा तब हो सकता है मैं भी ये करने लग जाऊं। सीधी बात ये है, नोट्स नहीं बनाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी बात ये है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको रेगुलर वाली क्लास करनी है, डेली वाली, डेली इंग्लिश की क्लास डेली हो, तो फिर वो वाले बच्चे सितंबर का वेट करें भाई। 5-6 सितंबर के आसपास आएगा। बैंकिंग का बैच बच्चे जब संजय रहाते जैसे ही कुछ प्लान होगा मैं बता दूंगा। अभी प्लान नहीं है एक्चुअली, अभी प्लान नहीं है बैंकिंग का। होगा तो मैं बता दूंगा मेरे भाई। अभी हाल फिलहाल में 1-1.5-2 महीने तक कोई चांस नहीं है भाई। ठीक है। बैंकिंग में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, बैंकिंग में अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, तो तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया टीचर है और बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे। तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो भाई। ठीक है। सर जी मेंस के लिए क्लास शुरू कर दो। यार मैं प्री मेंस दोनों इकट्ठे ही पढ़ाता हूँ भाई। प्री मेंस दोनों इकट्ठे ही पढ़ाता हूँ। एक बैच जो चलेगा उसमें ऐसा नहीं है कि प्री अलग पढ़ाता हूँ मेंस अलग पढ़ाता हूँ। एक ही बैच प्री और मेंस दोनों रहता है मेरा। मेरे को वो चीज पसंद नहीं है। देखो ऐसा कोई एरर है जो आप कह दो नहीं है तो मेंस में आएगा प्री में नहीं आएगा, या प्री में ही आएगा मेंस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये मतलब सिंपल सी बात ये है कि एक ही बैच में पढ़ लिया करो, सेम रहता है। इंग्लिश कौन सा बुक से ले लें? ऑनलाइन कोर्स परचेज करनी हो, ऑनलाइन कोर्स परचेज करनी हो तो ये है ना मेरे भाई, इस पे कर लो अनअकैडमी पे AVS10 कोड लगा के। बुक मेरे भाई देखो, मैंने तैयारी कैसे करनी है ना, ये पीछे अनअकैडमी पे एक वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था यार। पीछे एक वीडियो थी मेरी,
कुछ ही अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी पे मेरी कुछ ही वीडियोस हैं, ज्यादा नहीं है। उसमें एक वीडियो थी, उसमें 15 मिनट मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि अच्छा जो बच्चे फ्री तैयारी करना चाह रहे हैं उनको ये बुक लेनी है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये लेक्चर देखने हैं, सब बता रखा है मेरे भाई। एक बार वो 15 मिनट की वीडियो मेरे भाई उसको देख ले यार एक बार ना, उसे सब क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी बुक्स लेनी है, वो कैब के लिए कौन सी बुक लेनी है, ग्रामर के लिए कौन सी बुक लेनी है, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है, क्या करना है, सब बता रखा है मेरे भाई उसमें ना। सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे भाई पीडीएफ का क्या करेगा यार, इस पीडीएफ में क्या है, ये वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग यही तो है ना, इसमें कोई सेंटेंस है, सेंटेंस तो सब कुछ मैंने बोला है ना, ये पीडीएफ का क्या करेगा? ऐसी पीडीएफ तो 50 पड़ी है यूट्यूब पे, ऐसी 50 पीडीएफ गूगल पे पड़ी, उन पीडीएफ को इकट्ठा कर करके करोगे क्या? लॉजिकली दिमाग से काम लीजिए। जो इसके अंदर आपको ऐसे वर्ड लगते हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं आते थे, मुझे याद करने, अपनी डायरी में इनको लिखो, थोड़ा हाथ कलम घिसाओ, तभी सिलेक्शन होगा। उसको थोड़ा घिसाओ, डायरी पे लिखो, इन पे सेंटेंस बनाओ। इतनी हाथों मेहंदी मत लगाओ। सिलेक्शन चाहिए, कंधे पे स्टार चाहिए तो घुटने घिसवाने पड़ेंगे, समझो इस बात को। अच्छी नहीं लगेंगी अभी मेरी बातें कि ये तो पीडीएफ नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, मेरा क्या जाएगा यार, इस पीडीएफ को यहां से कॉपी करके गूगल ड्राइव पे अपलोड करके नीचे लिंक दे दूंगा, क्या जाएगा? लेकिन उसे फायदा नहीं होगा मेरे भाई, उसे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। मेहनती बच्चे जो होंगे वो बात को समझेंगे और अपना वीडियो नोट्स बना लो यार, नोट्स बना लो। भाई ऑनलाइन मेरी जो बुक है ना वो कैब प्रो बच्चे, वो ऑनलाइन अभी अवेलेबल है नहीं, मैं उसको करा रहा हूँ एक्चुअली। क्या ना उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, हल्की फुल्की स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वो रिमूव हो जाए, फिर उनको प्रिंट करा के और फिर अमेजन वगैरह पे अवेलेबल करा दूं। उसमें लग जाएगा बच्चे टाइम ना, 1 महीने का टाइम लग जाएगा। ठीक है, 1 महीने का टाइम लग जाएगा, चल रहा है उस पर काम, चल रहा है। सर प्लस में आपकी क्लास प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दीजिए। सर प्लस में आपकी क्लास की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दीजिए। क्लास की प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई मैंने उसके अंदर ये बुक्स बता रखी है कि यहाँ यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, और बाकी जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो मैं ही कराऊंगा। जो भी आपको उसके अंदर डाउट्स आएंगे वो मैं ही कराऊंगा, एक प्रैक्टिस बैच लाके। एक बार वो प्लस वाला जो मेरा बैच खत्म होगा उसके बाद ही लेके आऊंगा मैं प्रैक्टिस बैच। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ने कहीं से भी पढ़ रखा और वो उन एनएस को कर ले जो मेरी शीट्स के हैं या मेरे हिसाब से वाले हैं। पहले मैं एक बैच खत्म करूंगा और उस बैच से फायदा उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने मेरा पिछला बैच लगा रखा होगा। तो ऐसा प्रैक्टिस बैच मैं लेके आऊंगा जब मेरा ये वाला बैच खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस करते हैं भाई। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।